Everything is like great internally. You're not happy when you're going to sleep. तो उन्होंने मुझे LinkedIn पे मैसेज भेजा कि हम लोग $500 million का फंड है, यूरोपियन फंड, और we want to invest. I build a product which our businesses want. We try to serve those businesses in a great way. 50% लोग जो है वो हमारे existing customers थे, बिल्कुल, लेकिन उसमें से 75% लोग inactive थे। बिल्कुल। E2A में हमारा महीने का मार्केटिंग बजट था 3 लाख, फूड पांडा में महीने का बजट हमें 50 लाख रुपए मिल गया। I only do things which are valuable for my time. बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, चाइना से हमने डिवाइसेस मंगवा के बड़े रेस्टोरेंट पे डिवाइसेस दे दी थी ताकि ऑर्डर प्रोसेसिंग जैसी आए डायरेक्ट चला जाए। बट एवोल्यूशन वाज हैपनिंग, राइट? 20,000 मंथली ऑर्डर आने लगे, फिर आपका रेवेन्यू कितना हो गया? उसने बोला नमान, मैं 3 दिन से बीमार हूँ, मैं 3 दिन से मैकडॉनल्ड्स नहीं गया, लेकिन मैं 3 दिन से आकाश आया। मेरे ख्याल से महीने में जो टोटल हम लोग पैसा खर्च करते हैं 10 से 15,000 टोटल। यहाँ पर तो जो जी मेरे कंट्रोल में थी उसकी तो 100% डिसीजन मेकिंग थी, बट इंटरनेशनली कुछ चीज़ होती है जिसकी आपकी डिसीजन नहीं होती। हेलो, क्या हालचाल गाइस। अफसोस के साथ एक अफसोस की बात करनी पड़ रही है, वो ये कि लिंक्डइन पर तो हमारे 20,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, लेकिन यूट्यूब पर सिर्फ 6,000 सब्सक्राइबर्स। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट रियली सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं एपिसोड्स, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स अस ग्रो। नुमान सिकंदर मिर्ज़ा एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर है, बहुत ही कमाल का बिजनेस एक्यूमेन है उनका। फूड पांडा जैसे बिजनेस को यहाँ तक लाने में नुमान सिकंदर मिर्ज़ा का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने एज एन MD एंड एज अ CEO 7 साल फूड पांडा को सर्व किया है और बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नुमान? गुड। एंड हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? I feel optimistic, energized. Okay. Yeah. So. And any expectations from Hustle? Hustle, any expectation from Hustle? I think, Marshall, you guys have got a good audience base. Abhi, we've launched, I think 2-3 goals हैं. एक तो goal ये है कि जो भी obviously learnings रही हैं, experiences रहे हैं, to be able to share those with your audiences. And the second thing is कि I'm building my new company, Mergent. So very excited to talk about. Congratulations for winning 1 million rupees in the competition by Allied Bank, right? That's correct. So बेसिकली अलाइड बैंक का फिनटेक हैकाथॉन था, उसमें तकरीबन 1200 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो गोइंग बैक टू द बेसिक्स, हम लोगों ने 3-4 महीने पहले उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उनकी एक एवेल्यूएशन हुई जिसमें उन्होंने सारे शॉर्टलिस्टेड स्टार्टअप्स के साथ प्रेजेंटेशन रखी, वो क्लियर हुई हम लोग की। उसके बाद फिर एक स्टार्टअप बूट कैंप हुआ, उसमें लर्निंग और सारा कुछ उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था, वो किया। उसके बाद एक फाइनल था, टॉप 6 फाइनलिस्ट का लाहौर के अंदर फाइनल था, तो हम वहाँ फ्लाई करके गए, वहाँ प्रेजेंटेशन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल लव्ड आवर प्रोडक्ट। सो अल्हम्दुलिल्लाह दे लव्ड आवर प्रोडक्ट एंड वी वॉन। सो आई थिंक, बट आई एम थिंकिंग some like being somebody who has worked for this big brand like Food Panda or as a CEO 7 साल सर्व किया, फिर फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना और कॉम्पिटिशंस का पार्ट होना, यंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे आई एम श्योर कॉम्पिटिशन में, तो एक तो ये बहुत ही हम्बल एटीट्यूड है। दूसरा ये इतनी ग्रिट और इतना रेजिलियंस आता कहाँ से कि दोबारा से एक चीज़ बनाने का जो पैशन है? हाउ? I think lesser responsibilities थी, right? Had achieved nothing in life potentially. ये छोटी मोटी achievements थी, तो वो कोई बैकलॉग या ईगो या कुछ नहीं था, राइट? बट नाउ स्टार्टिंग a new company with a family of 3, my wife, 3 children, so obviously there is a lot of financial stake और ये सारा। So I think question ये थी ग्रेट आती कहाँ से? So if this is the thought process कि कोई बंदा स्पेशल तरीके से बिल्ड हुआ है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। I think I feel extremely scared. I face things and but चीज़ ये है कि जो आपका पैशन है और जो आपका विजन है, आई थिंक उसकी अगर आपके अंदर एक इनक्रेडिबल ड्राइव है कि यार रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग आई विल गो एंड अचीव दोज थिंग्स, then you try to sort of overpower every fear or every thing which scares you, right? And
there are honest conversations which I have with myself, which is success over death. So that is the sort of because building a company is not easy. I mean, whether it was Eataway, whether it was Food Connection Pakistan, whether it was Food Panda, whether it is Mergent, you need a lot of commitment. And I'm not one of those people who you'll see at a lot of events who are trying to sort of raise funds and so forth. I build companies bootstrapping them. So I invest my own money. I build a product which our businesses want. We try to serve those businesses in a great way. So this is a thoroughbred sort of businesses I build always. And in order to build those businesses, you need to have a lot of precision, a lot of mental bandwidth which you spend, a lot of time which you invest. But again, I think building Mergent after 10, 12 years, I had an honest conversation with myself and I said, okay, regardless of whatever happens in my life, I will go ahead and build this business, regardless of the fears I see or any other thing. And and as a part of human being, Allah has given all of us capabilities, जिनको हम लोग बोलते हैं, nubs बोलते हैं, right? And if you're able to overcome those nubs, which includes your fear and everything, then I think potentially you can reach at a higher level of accomplishing things. And a lot of time has to be compromised from your personal life as well. ना जैसे आपने कहा at the time of like when you have family of 3, उस time भी दोबारा से शुरू करना है और I think personal time भी compromise होता ही है. बहुत ज़्यादा entrepreneurship 9 to 5 तो नहीं है. नहीं, so personal time बिल्कुल बहुत ज़्यादा compromise होता है. But I think अभी I'm hoping of a philosophy which is like hard decisions easier life, easy decisions harder life, right? So I'm like कि ये पहले 1-2 साल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बट अभी इवन इस कंपनी को हमने बिल्ड करते हुए 8 महीने हुए हैं और 8 महीनों में 1-2 मेरी वेकेशंस भी हुई हैं फैमिली के साथ लोकली, बट आई थिंक द लेवल ऑफ mental relaxation I had in those were very good as compared to my time previous, because this is my own company which I'm building from scratch. So I think that is the sort of luxury which you get, which you don't get when you work for somebody else. So, but yeah, and I think I'm hoping that this gets easier with time, because right now there's phenomenal time which is invested in building the company. True. All around. True. So, शुरू से शुरू करेंगे आपकी स्टोरी पे, so that जो लोग पहली दफा आपको देख रहे हैं, वो मैंने जंप कर दिया सीधा क्योंकि I was very curious. लेकिन उससे भी पहले मुझे जानना है पॉडकास्ट के लिए मना क्यों करते हैं? So I've been chasing you for like 11-12 months as far as I remember. और मैंने कोई 5-6 reminders मारे हैं, thanks to Usman God for getting this done. But why do you refuse to be on podcast? I only do things which are valuable for my time. So yeah, I don't do. So this is a philosophy which I follow in business. In personal life, is I am very selective about my time, or try to be as selective as possible, and I invest my time in places where I see a potential return for my happiness, or in terms of business if there is a return on business investment. So you will rarely see me at events, networking events. So very limited. At this point in time, obviously, I wasn't ready as well, but I have a friend from Lahore, Usman. So Usman ने मुझे बहुत push किया कि you should go and do this. So I agreed, but yeah. And I must appreciate one more thing, that when I asked Numan that I want to ask some controversial questions, and he said as controversial as it can. Yeah. I don't mind. So thank you, and I really appreciate that. Yeah. So it's not about like humiliating somebody or disrespecting somebody. It's just that a lot of time podcast बहुत ऊपर से हो जाते हैं, तो वो अंदर की बातें जो एक्चुअली पता होनी चाहिए ऑडियंस को, जिससे वो सीख सकते हैं, वो बाहर नहीं आ पाती है. तो वो मजाक में था, कंट्रोवर्शियल, बट हम उसको जितना लर्निंग इंसाइटफुल बना सकते हैं उतना बनाएंगे. 100% looking forward to it. लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ा. बिल्कुल. फिर आपने वर्ल्ड कॉल में पहली जॉब की. बिल्कुल. सो मैंने जो वर्ल्ड कॉल में काम किया था उसके बाद मैंने लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से अपने MBA किया था. मैंने बैचलर्स किया था ज़ाविद से, और उसके बाद मैंने पहली अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड कॉल में ली. वहाँ पर मैंने एज ए इंटर्न स्टार्ट किया, फिर 2-2.5 साल वहाँ पर काम किया. काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. वहाँ पर मेरे मेंटर्स भी थे जिनसे मैंने बहुत लर्न किया. फिर उसके बाद मैं लैंकास्टर यूनिवर्सिटी अपना MBA करने चला गया था. या
So that's the story. And then अच्छा, so Lancaster से जब मैंने MBA किया, उसके बाद my elder brother used to work for a business group in Manchester. उनका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था in आकाश, बिल्कुल. So it was a 600-seater restaurant in Cleckheaton. Cleckheaton is a small town which is 1 hour away from Manchester. तो वहाँ पर वो ग्रुप जो है वो रेस्टोरेंट भी ओन करता था. सो एट द एज ऑफ 24-25 मुझे उन्होंने वहाँ पर अपॉइंट कर दिया एज अ CEO फॉर दैट बिजनेस. सो सुपर CEO फॉर दैट बिजनेस. I think it initially started off with somebody who's looking after the place as a general manager or a manager कि भाई आप देखो. But I think in 1 year's time जो उस ग्रुप के CEO थे, तो उन्होंने जो ग्रुप के CEO थे उन्होंने बोला कि भाई ये तो बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यू नो लेट्स अपॉइंट नुमान एज Adil 25. आई थिंक आई वाज 25 और डिग्री पूरी हो गई थी. डिग्री पूरी हो गई थी. सो आई थिंक 25-26 का था मैं. और कितना टाइम काम किया वहाँ पर? आई वर्क देयर फॉर 1.5 year. सो बेसिकली जब मैंने आकाश ज्वाइन किया था तो ऑब्वियसली उस वक्त रिसेशन हिट किया था यूके के अंदर. ऑफ 2007-2008 की बात है. सो ओवरऑल इन्वायरमेंट काफ़ी ग्लूमी था इंग्लैंड का. बट और वो जो रेस्टोरेंट था दैट वाजंट डूइंग वेल इन जनरल. सो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी अच्छी केस स्टडी हो जाएगी इफ़ आई एम एबल टू टेक दिस रेस्टोरेंट एंड टर्न इट अराउंड, राइट. सो बहुत उस पर मेहनत की. उसके ऊपर हमारी जो टीम थी, सो वी हैड अ लार्ज टीम, अबाउट 200 पीपल हु वर्क इन दैट रेस्टोरेंट. इट वाज अ वेरी लार्ज रेस्टोरेंट. तो उसमें हमारा किचन का स्टाफ था, फ्रंट ऑफ हाउस स्टाफ था. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी it was majorly in losses, but I think the year I was there, we were able to generate about 100,000 plus pounds in profit overall. कैसे? अच्छा, कैसे? So basically 2-3 हम लोगों ने major changes की थी. एक हम लोगों ने change की थी कि जो food हम लोग offer कर रहे थे customers को, उसके ऊपर हम लोग बड़ा ruthless किस्म से हम लोगों ने operate किया था. As in ruthless in the sense है कि बेसिकली जब आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, सो एक फिलॉसफी मैं ये फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि जो भी सर्विस आपके बिजनेस ने प्रोवाइड करनी है उस सर्विस के अंदर एक्सेलेंस हो. चाहे वो खाना हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे फूड डिलीवरी हो, कुछ भी हो, उसमें एक्सेलेंस होनी चाहिए. एंड जब आप उस बिजनेस में एक्सेलेंस अचीव करते हैं, दैट इज़ द रीजन व्हेन मोर एंड मोर पीपल वांट टू गेट अट्रैक्टेड टू योर बिजनेस, राइट. सो और एक्सेलेंस अचीव करने का तरीका ये होता है दैट the vision for excellence is properly communicated with your team, and then there is a relentless drive which is flowing throughout the organization on a daily basis as a mission to achieve that excellence. So which means कि आकाश के अंदर जो भी daily basis पे बंदा खाना खाने आ रहा है उसको consistently एक phenomenal experience मिल रहा है. And then तो आपने क्या फूड आइटम्स में चेंजेस किए? So food quality consistency. अब छोटी चीज़ ये हो सकती है कि पहले क्या होता था कि अगर पुराना खाना है तो उसी को चला दो, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें. तो मेकिंग श्योर दैट एवरी टाइम व्हेन द कस्टमर कम्स इन द फूड इज़ फ्रेश, द रेसिपीज आर फ्रेश, द कुक्स आर कमिंग इन. सो मैम एक चीज़ ये होती है कि आई थिंक बिजनेसेस जो है ना, it's they're driven by people. So let's suppose you have 100 people in the organization. At what capacity those 100 people can operate within an organization is also a very important metric. ज़रूरी नहीं कि 100 लोग हैं, 100 लोग किस कैपेसिटी पे ऑपरेट कर सकते हैं वो भी, और उन 100 लोगों को एक बहुत एलिवेटेड कैपेसिटी पे कंटिन्यूसली मूव कराना is also an art, right? So in general organizations that sort of fire is not within each and everybody in the organization. I know how to cultivate that fire within each and every person. कैसे? I think बिकॉज मैं ये समझ रही हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना थोड़ा बहुत मेरा तजुर्बा है तो मैं ये देखती हूँ कि एक काम के लिए फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं और वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे, बट वही अगर एक बंदा अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करे तो शायद उस काम के लिए 3 लोग हायर भी ना करने पड़े. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा. सो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 3 लोग हैं, और वो 3 लोग सब स्टैंडर्ड लेवल का काम कर रहे हैं बिकॉज उनकी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन लिमिटेड बनी हुई है. उनको ऑर्गेनाइजेशन का विजन नहीं पता, मिशन नहीं पता. उनको लग रहा है कि वो जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं वो एंड में वैल्यू किस तरह ऐड करता है. तो यू नो पीपल स्टार्ट टेकिंग थिंग्स एज अ जॉब. सही है. आई try to add purpose to everything which people are doing. So
अगर वो 3 लोग 20 या 30 या 40% कैपेसिटी पे काम करते हैं, आई ट्राई टू टेक दैट कैपेसिटी टू 80-90%. कैसे? सो उसको करने का तरीका ये है माम, सबसे पहले कि उसका करने का सबसे पहले तरीका ये है कि जनरली ऑर्गेनाइजेशंस है ना जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं. सो आकाश का ही मैं आपको रेफरेंस देता हूँ. सो देयर वाज वन ऑफ द फ्रंट ऑफ हाउस स्टाफ जो आकाश में काम कर रहा था, और वो मैकडॉनल्ड्स में भी काम करता था उस वक्त. अच्छा. राइट. तो उसको ज्वाइन किए हुए आकाश 1 महीना हुआ था. तो मैंने उससे पूछा कि 1 महीने बाद कि उस्मान तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, तुम्हें आकाश का कल्चर अच्छा लगता है ओवरऑल? तो उसने बोला नुमान मैं 3 दिन से बीमार हूँ, मैं 3 दिन से मैकडॉनल्ड्स नहीं गया, लेकिन मैं 3 दिन से आकाश आया. राइट. सो why did this happen? Why do people go on to a different level of their capacity to achieve incredible things? और उसमें चीज़ ये होती है कि देखिए आपका जो बिजनेस है ना, सो एक ह्यूमन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो एक तो ये कि उसको महीने का पैसा मिल रहा है, उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उसको अप्रिसिएशन मिल रहे हैं, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है जो मुझे लगता है जो ह्यूमंस को एक हायर लेवल ऑफ फुलफिलमेंट देते हैं. और वो चीज़ जो है ना, वो दुनिया में इंसान को अल्लाह ताला ने जिस तरह क्रिएट किया हुआ है, वी वांट टू फुलफिल अ पर्पस इन दिस लाइफ. राइट. एंड वंस वी आर एबल टू फुलफिल अ पर्पस, ऑल ऑफ अस वुड वांट कि हम चैरिटी में ज़्यादा दें, लोगों की ज़्यादा हेल्प करें, किसी और को हैप्पीनेस प्रोवाइड करें. एंड आई थिंक वंस वी आर एबल टू do those things as an individual, as a human, it gives us a higher level of purpose, higher level of fulfillment. मैं लोगों के लिए जिस बिजनेस में हम लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं वो मैं ओपन करके प्रेजेंट कर देता हूँ. सो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट योर बिजनेस, सो ऑब्वियसली you make, you're generating revenue and so forth, but core goal ये है, and potentially one of the reasons you started this business is that there are hundreds and thousands of younger people who are getting education in Pakistan or starting a business, right? Is there any way that I can add value to their life to make them more capable? So once you are able to define that vision and mission for you clearly within you, and then you disseminate this vision within your team, right? And then if you're unable to accomplish that vision and mission, that is something which drives you crazy. कि यार मैंने ये विजन सेट आउट किया था और ये चीज़ अचीव नहीं हो रही. There's still so many people within Pakistan who are unable, they're still making mistakes. Maybe I can make a connection in a better way, right? How can I connect with those people in a better way, and so forth. वो चीज़ बहुत strongly आपको ड्राइव करती है, और फिर वो चीज़ आप अपनी टीम को ड्राइव करने में हेल्प करते हैं. आप उनको उनका काम मीनिंगफुल बना के दे रहे हैं, मतलब काम वो कर रहे हैं लेकिन उनको सेंस ऑफ पर्पस दे रहे हैं एज अ लीडर. I think for people that sense of purpose, how we are built as human beings is incredibly important. So I've been able to identify that extremely clearly. So for example, in Akash, we were making food, but food is something where people used to come in families to have food at Akash. Experience. They've come for a particular experience. They want to leave as a happy family when they've had an experience. Just imagine that if we do it in a wrong way and we make their experiences bad, right? So it's not about them coming back. It's about our responsibility to the world and responsibility to that particular individual. So for somebody's ordering food at home, they're probably watching a movie, spending time with their family, right? So उस instance के ऊपर how do you respond as an organization? Now, this message was clearly communicated to our teams as well. So somebody who's serving that customer, somebody who is making food in the kitchen for those customers, always had in mind that this particular food we are creating or serving has to be done with excellence, because somebody will consume it and either their experience would be bad or not bad. Now, the person who was executing it, their purpose within that, I'm creating this with best of my ability and I'm serving this with the best of my ability, takes that purpose and experience and fulfillment to a heightened level. And I think for any organization, that is most important component rather than other perks, right? And I try to
make that extremely clear to everybody who is तो अपने offering. एम्प्लॉइज के माइंडसेट पे काम किया। So मैं employees के mindset पे भी काम करता हूँ. This is one of the things, and then I work on many other dimensions as well to Okay. enhance performance overall. Okay, so like just a quick recall of the things के आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज के माइंडसेट पे काम करना, आपने ऑफ कोर्स फूड क्वालिटी पे काम किया था, बिल्कुल. और अदर थिंग्स में क्या है? So we worked on food quality, we worked on service quality. So सबसे पहले चीज़ है कि if the mindset and vision is aligned, then you go on developing a business strategy, right? So what will enable us to perform in a better way? So obviously that included food quality, food consistency. Then we did service quality and consistency, making sure that the place where people are eating food, consuming food, we also deliver food. So packaging, everything is dot to the perfect. सही है। We did a lot of marketing as well, and along with marketing, then we introduced events. And I think this collection of initiatives which we took, and ज़रूरी नहीं होता माम कि every business के लिए there is a set of rules. I think you have to look at that time, at that very moment, to have a more liquid thought process on what the situation is, how do you react to it. So one of the things which we used to do, आकाश एक छोटे टाउन का पार्ट था क्लेकीटन का. सो हम लोग हर साल जब भी आकाश की एनिवर्सरी आती थी, स्पेशल इवेंट्स आते थे, सो वी यूज्ड टू क्रिएट गिफ्ट बॉक्सेस फॉर दैट ओवरऑल टाउन. सो वी यूज्ड टू गो बाय फुट, आवर होल टीम यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट थाउजेंड्स ऑफ गिफ्ट हैम्पर्स, बिल्डिंग ओनरशिप ऑफ दैट टाउन विद दैट बिजनेस, राइट. सो इस तरह के हम लोग बहुत इनिशिएटिव्स देते थे. ओवरऑल एक्सपीरियंस पे काम किया। Yeah, so overall experience पे काम किया था, and then we did marketing as well, and that sort of helped us to sort of scale the business. तो फिर आप पाकिस्तान वापस क्यों आए? Because the other venture is Food Connection Pakistan. Yeah. So as you can tell, कि Food Connection Pakistan, नाम में भी पाकिस्तान था. So लेकिन वहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा था ना? So आकाश में बहुत चीज़ें अच्छी थी. So I was made the CEO, financial income बहुत अच्छी थी. At that time I was also getting married. दो तीन चीज़ें थी. एक तो अगर आप लैंकास्टर की मेरी आई डोंट नो ऑनलाइन स्पीचेस तो अवेलेबल नहीं है, बट जब मैं लैंकास्टर में पढ़ रहा था तो टाइम्स मैगजीन ने एक दो कवर फोटो पे निकाला था कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री इज़ इन अफगानिस्तान, इज़ पाकिस्तान. एक और पब्लिकेशन निकाली थी टाइम्स ने जिसने फ्रंट पेज पे ग्रेनेड बना हुआ था और लिखा था वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कंट्री पाकिस्तान. Growing up in Pakistan, I never saw Pakistan like that. So I love the people in Pakistan. I love this country overall, and I said कि potentially हम लोग global level पे, excellence level पे, क्योंकि पाकिस्तान का इतना ख़राब brand image हुआ है, हम तो बहुत अच्छी country हैं, तो यार कुछ पाकिस्तान में जाके ऐसा करते हैं जिससे पाकिस्तान की recognition international stage पे हो, right? So that is the reason. So एक वो reason था, I was getting married in Pakistan, and तीसरी चीज़ थी कि my parents were in Pakistan, right? Mother and father. But one of the core reasons is because I came back for Pakistan. कि पाकिस्तान में आके कुछ build करेंगे. अच्छा, so आकाश में there was a technology which we were using which was called Just Eat. Okay. And वो online ordering वेबसाइट थी. ठीक है. तो वो हमने लगाई आकाश में बिकॉज वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर्स, लोग फ़ोन पे ऑर्डर करते थे. बट जब वो डिवाइस लगाई तो उसमें पहले हफ्ते 2 ऑर्डर निकले, दूसरे हफ्ते 10 ऑर्डर, तीसरे हफ्ते 30 ऑर्डर, फिर वो दिन के 20 ऑर्डर निकालना शुरू हो गया. तो एट दैट टाइम ऑनलाइन ऑर्डरिंग वाज बूमिंग, राइट. सो व्हेन आई लुक्ड एट पाकिस्तान, आई वाज लाइक पाकिस्तान में तो मेजर मोड ऑफ एंटरटेनमेंट ही फूड है, इतने ज़्यादा कस्टमर्स हैं, इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, बट देयर इज़ नथिंग व्हिच कनेक्ट्स दीज टू. ऑनलाइन नहीं होता. तो ये मैं अगर इनको कनेक्ट कर देता हूँ तो क्योंकि इंग्लैंड में तो मोड ऑफ एंटरटेनमेंट बहुत है, मॉल्स हैं, शॉपिंग है, डिस्कोज हैं, सिनेमाज हैं. पाकिस्तान में तो है ही. सो देयर इज नथिंग व्हिच कनेक्ट्स दीज टू. सो आई सेड मैं पाकिस्तान जाके ना ये लॉन्च करूँगा. सो आई केम बैक एंड लॉन्च्ड फूड कनेक्शन पाकिस्तान. 16 लाख रुपीस आपके अपने जो सेव किए थे. शादी के बाद जो बचे थे 16 लाख रुपए, उससे कंपनी स्टार्ट की. बेगम सपोर्टेड? यार वाइफ ने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है. आई थिंक मैंने जब फूड कनेक्शन पाकिस्तान स्टार्ट किया था, वी जस्ट हैड आवर फर्स्ट डॉटर माशाल्लाह से. तो जो फूड कनेक्शन पाकिस्तान का ऑफिस था, मेरे अब्बू का घर था, वहीं पर ही उसके 2 पोर्शंस थे. ऊपर अम्मी अब्बू रहते थे, नीचे जो है मैं, मेरी वाइफ और बेटी थे.
तो उसी सेकंड पोर्शन के लिविंग रूम से मैंने फूड कनेक्शन पाकिस्तान का ऑफिस स्टार्ट किया था। बट इनिशियली तो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा होगा ना? नहीं, इनिशियली प्रॉफिट नहीं हो रहा था। सो बेसिकली हुआ ये कि मेरा एक दोस्त था राय, हु इज़ नाउ इन ऑस्ट्रेलिया और यूएस, तो उसने बोला मैं तुम्हें वेबसाइट बना दूंगा, और मैंने बोला कि बाकी बिजनेस डेवलपमेंट ये सारा कुछ मैं कर लूँगा। तो मैंने 3-4 लोगों को टीम हायर की और सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदे यूनी सेंटर से जाके, कारपेंटर से फर्नीचर बनाया और वो घर के लिविंग रूम में सेटअप कर दिए सारी चीज़ें। और वहाँ से फिर वाइफ भी इसी घर में होती थी, तो बेचारी हाफ घर हाफ ऑफिस वाला चीज़ कर रहा था। शी वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव। तो वहाँ से हमने कंपनी स्टार्ट की और जो 16 लाख रुपए थे वो तीन महीने बाद ख़त्म हो गए। राइट, तो कुछ पैसे नहीं थे। सही है। तो उस वक्त जो था, अब ये सिचुएशन हो गई थी कि हर महीने बिजनेस जनरेट करना है ताकि चला सके, वरना कंपनी बंद हो जाएगी। राइट, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जाके पहली मीटिंग पे गए। सो फूड कनेक्शन पाकिस्तान एक रिव्यू बेस्ड प्लेटफॉर्म था जहाँ पर डिफरेंट हमने 3000 रेस्टोरेंट्स पाकिस्तान के लिस्ट कर दिए थे उस वेबसाइट पे। अच्छा। और उसके ऊपर जो ना जो रेस्टोरेंट हमें पैसे देगा उसका हम लोग और डेकोरेटेड पेज डालेंगे। इट वाज लाइक अ मैगजीन, पिक्चर्स डाल देंगे, मेन्यू डाल देंगे और डिटेल। रिसर्च क्या ज्यादातर की थी? सो जो 3000 रेस्टोरेंट्स डाले थे उसकी रिसर्च ऑनलाइन की थी, पीटीसीएल से की थी, ऑन फुट की थी। क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग पीटीसीएल 1217 सर्विस हम लोग बन गए थे क्योंकि इतना वास्ट पोर्टफोलियो किसी बिजनेस के पास नहीं था। सो हम लोगों ने वो सारा एफर्ट किया, उन सारे रेस्टोरेंट्स को लिस्ट किया। वो पे नहीं कर रहे थे, जो एनहांस्ड वर्जन था उसके लिए उसका पे करते थे, और उसका वो लोग साल के पे करते थे। एनहांस्ड वर्जन का हम लोग लेते थे 40,000 रुपये साल का, महीने के 2,500 रुपये या 3,000 रुपये। राइट। सो पहले बिजनेस के पास गए, वहाँ पर होती थी मिस निलोफर सईद जो हॉबनॉब और निकोज ओन करती थी। तो पहली मीटिंग थी हमारी लाइफ की, उनको प्रेजेंट किया तो उन्होंने अपने दोनों बिजनेसेस के लिए हमें 80,000 रुपये का चेक पहली मीटिंग में दे दिया कि यार ये तो अच्छा ही हम लोग करना चाहते हैं। राइट। उसके बाद हमारी दूसरी मीटिंग थी टूसो के साथ, बाबर निहाल थे, उन्होंने मीटिंग में 40,000 रुपये का चेक हमें दे दिया। राइट। सो बट वो नेटवर्क आपका बना हुआ था? ये नेटवर्क नहीं बना था, कोल्ड कॉलिंग करके। हाँ, को हम लोग जानते ही नहीं थे ना किसी को, तो रेस्टोरेंट्स पे तक भी कोल्ड कॉल से पहुंचे थे? हम लोग हजारों रेस्टोरेंट्स में सिर्फ कोल्ड कॉलिंग से ही पहुंचे थे। हम लोग किसी को जानते ही नहीं थे। आई डिडंट नो एनीबॉडी, सो वी यूज्ड टू कोल्ड कॉल, गो मीट दोस पीपल एंड देन गेट देम ऑन बोर्ड। सो कोल्ड कॉलिंग की, साथ में ये चीज़ चल रहा होता था, साथ में कंज्यूमर बेस्ड प्लेटफॉर्म था तो उसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग भी चल रही थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी कर रहे थे, गिफ्ट आइटम्स भी बनवा रहे थे, लेटर हेड भी बनवा रहे थे, सारा कुछ चल रहा था। बट महीने में इतना पैसा जनरेट होता था जिससे सैलरीज निकले, बस ये निकलता था, इतना होता था और कुछ नहीं। सो हमारी जो टीम है 1-1.5 साल में तकरीबन 4 से 16 बंदों पे पहुंच गई थी, और 16 बंदों के ऊपर जो है 5-6 लाख रुपए का पेरोल पहुंच गया था महीने का। अच्छा, इस पूरे पीरियड में मेरी महीने की इनकम होती थी 0 टोटल। आई हैड अ वाइफ एंड आई हैड अ डॉटर। मेरे ख्याल से महीने में जो टोटल हम लोग पैसा खर्च करते थे 10 से 15,000 टोटल जो। तो मतलब आपने बोरो नहीं किए थे, आपने अपने एक्सपेंसेस कम किए? हाँ, कुछ था ही नहीं, एक्सपेंसेस कम किया, कुछ पैसे ही नहीं थे तो जिसमें जो कर सकते। या वी डिडंट रेज मनी। सो मतलब इस तरह का था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड टू टेक माय डॉटर टू हॉस्पिटल, आई डिडंट हैव मनी, सो आई आस्क्ड लाइक माय डैड फॉर 5,000 रुपीज। एक ऐसा टाइम था कि ईद आ रही थी, डिडंट हैव एनी मनी टू बाय एनीथिंग फॉर माय फैमिली, एंड मैंने बस एक मीटिंग से वापस आ रहा था तो मैं बस अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला ईद से पहले कुछ पैसे आ जाएं और कुछ हो जाए। तो इन नेक्स्ट 5 minutes आई गेट अ कॉल फ्रॉम माई ब्रदर हु लिव्स इन इंग्लैंड। और क्योंकि एक वो भी होता है कि मैं जितना कोशिश करता हूँ कि किसी से मांगूँ नहीं, खुद ही चीज़ें करूँ, तो भाई ने खुद कॉल की कि नोमी मैंने ईद पे ना किसी को पैसे भिजवाने, तो उसमें से ना 30,000 बचेंगे, वो तुम रख लेना। तो मैंने कहा यार ये तो अल्लाह की तरफ से ही हो गया। सो आई हैड सम मनी। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? आपने प्राइसेस कम रखे हुए थे। सो प्रॉब्लम ये थी, गुड क्वेश्चन। सो प्रॉब्लम ये थी कि ऑब्वियसली जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं ना, वहाँ में इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोपोजिशन कि आप बिजनेस लॉन्च करेंगे और कल इतना पैसा आना चाहिएगा। सो उसमें आप बहुत मेहनत भी कर लें, मार्केटिंग भी अच्छी कर लें, कस्टमर सर्विस भी कर लें, बिजनेस डेवलपमेंट भी कर लें,
अपनी पूरी ज़िंदगी की जान मार दें, बट वो ये नहीं है कि वो बिज़नेस इवेंचुअली सक्सेस में क्रिएट हो जाएगा। उस पर्टिकुलर बिज़नेस के साथ प्रॉब्लम ये था कि जो बहुत बाद में हमें डिस्कवर हुआ है, बेसिकली डेवलपिंग मार्केट लाइक पाकिस्तान, सो हमारे पास 3000 रेस्टोरेंट लिस्ट करने के बाद ट्रैफिक बहुत आती थी। 2 लाख यूनिक विजिटर्स महीने के आते थे। जो ब्रांड्स हमारे फीचर्ड थे उन पे भी बहुत ट्रैफिक आती थी। बट बिकॉज हमने वहाँ पर रेस्टोरेंट्स के नंबर और ये सारा कुछ डायरेक्ट दिया हुआ था, तो वो डायरेक्ट हो रहे होंगे, तो वो डायरेक्ट जाते थे। वो कोई बोलता नहीं था कि हम फूड कनेक्शन पाकिस्तान के थ्रू आए। तो जब हम लोग रेस्टोरेंट के पास जाते थे वो बोलते थे आपकी तरफ से कोई ट्रैफिक ही नहीं है। इसको जब मैंने बाद में पढ़ा, इसको बोलते हैं .com डस्ट मॉडल, where the traffic which is coming onto your platform you're not able to monetize, right? So हमने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बना लिया था वो तो, लेकिन बीच में क्या हुआ कि जो ओवरऑल मॉडल था ना वो सस्टेन नहीं हो रहा था। तो बीच में मुझे एक दिन माइंडशेयर ग्रुप एम से कॉल आई। यार सो ग्रुप एम ने जो है ना, एक दिन फिर दोस्त होते थे आगाज भाई, उसने कॉल की कि यार उनके पास बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते थे, यूनिलीवर, पेप्सी, तो यार फूड कनेक्शन पाकिस्तान से रिलेटेड बात करनी है। तो मैंने कहा फाइनली अब पाकिस्तान में लोगों को समझ आ रहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ 2 लाख की ट्रैफिक आती है, वहाँ पेप्सी को एडवर्टाइज करने में खुद कॉल आई थी। तो मैं वहाँ पहुँच गया, तो मीटिंग स्टार्ट हुई। मैंने कहा ये लोग बोलेंगे कि हमने आपकी वेबसाइट पर एडवर्टाइज करना है, फूड लोग देख रहे हैं तो साथ में डिजिटल एडवर्टाइजिंग पेप्सी। तो उन्होंने बोला कि यार बेसिकली तुम लोग रेस्टोरेंट्स को जानते हो, तो कुरकुरे लॉन्च हो रहा है नया फ्लेवर, तो हम लोग चाह रहे हैं कि रमज़ान में जो दही बड़े रखते हैं रेस्टोरेंट्स, उनके साथ तुम कुरकुरे रखवा दो ना प्यार। तो मैंने कहा यार, सो आई वाज लाइक इमोशनली हर्ट, आई वाज लाइक आई एम डिजिटल, ये मैं काम करूँगा बैठ के। तो उन्होंने बोला कि पहले प्रोजेक्ट की जो ना हम आपको 25 या 30 लाख रुपए देंगे ना। ठीक है। तो मैंने कहा कि यार ये फूड कनेक्शन पाकिस्तान को छोड़ो, ये उसके बाद मैंने कुरकुरे, मिरिंडा, मैंने कहा जिसने जो रखवाना है रखवाओ, हमारा काम ही यही है। तो उसके बाद हमारे पास माशाल्लाह से 3-4 रिपीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स आए उनकी तरफ से, और फिर हम लोग रेस्टोरेंट्स के साथ रिनेगोशिएट करते थे। सिर्फ उस चीज़ की वजह से हम लोग 1-1.5 साल सर्वाइव कर पाए, अदरवाइज तो बहुत पहले ही बंद हो जाता है, क्योंकि जो कोर मॉडल था ना उसमें वो ट्रैक्शन आ नहीं रही थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 16 बंदों की टीम हो गई। उस वक्त भी यही है कि महीने के अंदर ही जितना एग्जीक्यूट करके कर सकते हो तो करो, वरना कुछ कैपेबिलिटी नहीं बन रही थी। फिर अल्लाह का शुक्र है वो पीरियड गुजरा। फिर राय जो था मेरा जो पार्टनर था, वो काफ़ी वो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, वो काफ़ी क्वेश्चन रेस कर रहा था कि नुमान ये जो मॉडल है ना सस्टेनेबल नहीं है। अब मैं जस्ट ईट को देख के आया हुआ था यूके में, लेकिन मैंने कहा कि यार अगर हम लोग फूड कनेक्शन पाकिस्तान पे ऑर्डरिंग खोल देंगे तो उसके लिए कॉल सेंटर और ये सारा कुछ चाहिए, तो उसके लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। स्टूपिड मिस्टेक ऑन माय पार्ट कि आई डिड नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। तो मैंने कहा जब हमारे पास पैसा उठ जाएगा, तो राय ने काफ़ी पुश किया यार पैसा रेस करते हैं। सो देन वी इवेंचुअली वेंट आउट इन द मार्केट, एंड देन फिर मेरे ब्रदर इन लॉ के थ्रू, माई ब्रदर इन लॉ इज एन अकॉम्प्लिश्ड बिजनेस पर्सन इन पाकिस्तान, तो उनके थ्रू वी मेट विद जमाल हु रन्स आपाटेक। तो फिर जमाल के साथ हमारी मीटिंग्स होना शुरू हुई। तो उस वक्त फूड पांडा को लॉन्च किए हुए 1-1.5 साल हो गया था पाकिस्तान में, राइट। सो ऑब्वियसली ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म था, हमारा ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। तो फिर हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई बैक एंड फोर्थ। जब हम लोग फूड कनेक्शन कर रहे थे तो आपका टनल विजन भी बहुत हो जाता है कि यार यही है, यही बेस्ट है, इसी तरीके से है। बट आई थिंक कि उन जो इनिशियल मीटिंग्स थी विद जमाल एंड शराब भाई, उसमें जो है ना काफ़ी सेंस नॉक की गई हमें कि यार ये नहीं है, मतलब यू गाइस तुम लोग ऑब्सोलीट हो जाओगे, फूड पांडा ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म है, पीपल विल स्विच टू दैट एंड सो फोर्थ। तो वो आगे पीछे हमारी डिस्कशन हुई। काफ़ी ऑब्वियसली हमारे लिए भी एक इवॉल्विंग एक्सपीरियंस था। एंड देन इवेंचुअली द डील वाजंट गोइंग थ्रू बिकॉज पोटेंशियल नहीं नज़र आ रहा था या कुछ जो भी इशू था। तो हम लोगों ने क्या किया कि 2-3 रेस्टोरेंट्स क्या फूड कनेक्शन पाकिस्तान पे नंबर चेंज करके घर का मैंने अपना नंबर डाल दिया, और मैंने वहाँ पर एक बंदा बैठा दिया। हमने कॉल सेंटर का बंदा हायर किया और वहीं पर ही बैठा दिया। तो एक हफ्ते में तकरीबन 10,000 लोगों की रिजर्वेशन हमने बनाई। कोलाची सजाद रेस्टोरेंट पे कॉल्स आ रही थी और हम लोग वो मिडल मैन करके कर रहे थे। तो हमने उसकी पूरी लिस्ट बनाई, और अगली जो इन्वेस्टर मीटिंग थी उसमें हम लोग लिस्ट लेके पहुँच गए कि एक हफ्ते में इतने लोगों की कॉल्स और आई है ना। तो आई थिंक जब वो हुआ तो फिर उन्होंने देखा कि नहीं यार ये तो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, इनके पास ट्रैफिक है, जेन्युइन ट्रैफिक है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रैफिक बहुत अच्छी बिल्ड की थी। तो उसके बाद वी रेज $250 million बैक इन 2013, and then we pivoted from Food Connection Pakistan to Eat Oil.
एक नाम चेंज करने का रीजन था फूड कनेक्शन पाकिस्तान का नाम बहुत लंबा था। प्लेटफॉर्म सिमिलर ही था, वेबसाइट सेम थी। वेबसाइट भी डिजाइन भी पूरा चेंज किया था, सो अच्छा। वी मूव फ्रॉम अ रिव्यू बेस्ड वेबसाइट टू एन ऑर्डरिंग बेस्ड वेबसाइट। ओके। सो हम लोगों ने फूड कनेक्शन पाकिस्तान को ईटोए किया, हाँ। और ईटोए का जो नाम है वो छोटा सा कैचर था, क्योंकि फूड कनेक्शन पाकिस्तान लोग हमें एफसी बोलते थे, तो हाँ फुटबॉल क्लब भी बोलते थे इस तरह का, ये एफसीपी के बोलते थे, तो हमने उसको ईटोए किया जो शॉर्टर। फूड कनेक्शन पाकिस्तान के लोगों में 10 कलर्स थे, ईटोए सिर्फ एक रेड कलर का था, राइट, एंड देन इट वाज अ लेजर शार्प फोकस वेबसाइट फॉर ऑर्डरिंग। जब हमने ईटोए लॉन्च किया है उसके बाद ऑब्वियसली हमारे पास ट्रैफिक तो बहुत थी, रेस्टोरेंट्स के साथ कनेक्शंस बहुत थे, तो उसके बाद तो फिर हम लोगों ने वी एक्सेलरेटेड लाइक क्रेजी, मतलब टक टक टक, मतलब रेस्टोरेंट्स ऑन बोर्ड किए, इमीडिएटली ऑर्डर जनरेट होना शुरू हो गए, तो वी वर ग्रोइंग at a very fast pace. Took over Foodpanda and daily orders or monthly orders. And since founder-based business, we were very humble to our approach towards restaurants, our customers. So our usual day would look like 10 to 6 work with do your normal work, and 6 to 12 sit in the call center. क्योंकि उस वक्त मैनुअली ऑर्डर्स आते थे। आज तो आप लोग फूड पैंडा में देखते हैं ना कि ऑर्डर किया, ट्रैकिंग आ रही है। उस वक्त ये होता था कि कस्टमर को ऑर्डर भी फोन पे लेते थे और वो रेस्टोरेंट को भी फोन पे कम्युनिकेट करते थे। इतना लंबा होता होगा फिर तो। हाँ, बट ये चीजें यही कर रहे होते थे सब। और ऐप नहीं थी, वेबसाइट थी, सो ऑर्डर हम लोग फोन पे भी लेते थे, वेबसाइट पे भी लेते थे, ऐप नहीं थी, तो लोग वेबसाइट पे ऑर्डर करते थे तो हमारे पास ऑर्डर आ जाता था, फिर हम रेस्टोरेंट कॉल करके ऑर्डर प्रोसेस करवाते थे, या अगर फोन पे कोई बंदा ऑर्डर कर रहा है तो वो भी लेते थे और उसका भी ऑर्डर पास कर। कॉल सेंटर हमारा एंड में 30-40 लोगों का था, जो एट गिवन टाइम पे चल रहा था, क्योंकि हमारे मंथली ऑर्डर्स पहुंच गए थे 20,000 पे, तो वो एक्सपैंड कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता ना। उसमें हम लोग ऑप्टिमाइजेशन लेके आ रहे थे। फिर जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, चाइना से हमने डिवाइसेस मंगवा के बड़े रेस्टोरेंट पे डिवाइसेस दे दी थी ताकि ऑर्डर प्रोसेसिंग जैसी आए डायरेक्ट चला जाए, बट एवोल्यूशन वाज हैपनिंग, राइट। काफी और 20,000 मंथली ऑर्डर आने लगे तो फिर आपका रेवेन्यू कितना होने लगा? हमारा रेवेन्यू जो है उस वक्त अगर आप 2 मिलियन पर मंथ, 100 रुपए अगर आप ऑन एन एवरेज लगा दें, बट हम लोग का जो बर्न था उस वक्त वो तकरीबन था 2 से, मतलब मेरे ख्याल से एंड के दिनों में 3-4 लाख रुपए महीने का बर्न रह गया था, दैट्स इट। बिकॉज हम लोगों ने बहुत खींच के, क्योंकि मैं उस जर्नी से आया था जहाँ फूड कनेक्शन में कुछ पैसे नहीं होते थे, तो वही सारी फिलॉसफी ईटो में रखी, वही सारी फिलॉसफी फूड पैंडा में रखी कि भाई हर पैसे को बड़ा खींच तान के आगे चल के मल्टीप्लाई करना है। तो ये फिलॉसफी हमने उस पर रख के उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो बट फिर क्या हुआ कि फोकस हमेशा से बिजनेस बिल्ड करने में था। एक रेस्टोरेंट है जिसको रेवेन्यू जनरेट करके देना है, कस्टमर है जिनको अच्छी सर्विस देनी है, तो कभी भी ये नहीं था बेच देंगे या ये, बस ये कि यार बिजनेस बहुत अच्छा बिल्ड करना है, पीपल शुड बी हैप्पी विद व्हेन दे यूज आवर सर्विस। वही मैं कह रहा हूँ कि लास्ट जो हम लोगों ने मंथ जिसमें सेल किया उस वक्त महीने का बर्न हमारा 3-4 लाख रुपए रह गया था। सो वी वर, हाँ, तो वो मतलब वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी टुवर्ड्स मेकिंग द बिजनेस प्रॉफिटेबल। So when you were about to touch break even, उस टाइम पे इन्वेस्टर्स अप्रोच हुए? बिल्कुल। सो हमारा हुआ ये था, मैं अपनी टीम को भी रिसेंटली शेयर कर रहा था कि एक दिन मुझे लिंक्डइन पे मैसेज आया कि सो लेवल ऑफ फोकस इतना था कि बस अपना बिजनेस ही बिल्ड करना है और जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं उनको अच्छे थे। सो हमें एक लेडी होती है, उनका नाम है कैरोलीन हेजलहर्स्ट। सो उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे मैसेज भेजा कि हम लोग $500 मिलियन का फंड है, यूरोपियन फंड, और वी वांट टू इन्वेस्ट। उनको 10 दिन तक मैंने जवाब ही नहीं दिया। कि फेक लगा? फेक नहीं लगा था, वो देखे ही नहीं था, तो या देखा भी होगा, बट चीज़ ये कि हम लोग उस चीज़ में इतना बिजी थे ना कि कस्टमर्स की और ये सारा उसी में बहुत इंटेंस थे। उसको 10 दिन बाद जवाब दिया कि चलें भाई हम लोग आपसे मिल लेते हैं। फिर वो जब मिल के गए तो उन्होंने बोला कि भाई हमें बेस्ट स्टार्टअप ईटो लगे, हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी। दूसरी कॉन्वर्सेशन हमारी चल रही थी नास्पर्स के साथ। सो बेसिकली एक साउथ अफ्रीकन कंपनी है जिसने हमें रीच आउट किया कि भाई हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने अपने फिर जो डायरेक्टर्स हैं जमाल, उनसे भी बात की, तो उन्होंने बोला देखो यार साउथ अफ्रीका की कंपनी शायद डॉजी हो। तो मैंने उनको नास्पर्स को लिख के भेज दिया कि यार हमें तो पता नहीं, आप तो अफ्रीकन कंपनी है। तो उन्होंने हमें 100 कंपनीज की लिस्ट बना के भेजी ग्लोबली जिसमें इन्वेस्ट किया है। नास्पर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रुप इन द वर्ल्ड। OLX वो ओन करते हैं, Tencent ओन करते हैं, देयर मैसिव। उसके बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया। और तीसरा जो है ना, हमें लिंक्डइन पे अप्रोच किया फूड पैंडा ने कि यार अनफॉर्चुनेटली वी आर कंपेटिटर्स, वी वांट टू एक्वायर योर कंपनी क्विकली।
तो फिर I connected them with Jamal and then the conversations happened. But उस वक्त ये नहीं था, but all three people reached out to us. We never reach out to a single person कि खरीदनी है, बेच लो, capital raise करना है. अच्छा, okay. So a lot of questions are in my mind right now. मुझे ये बताएं कि since आप ईटोए पे काम कर रहे थे, फंड्स रेस कर लिए, बट बहुत हद तक काम मैनुअल चल रहा था, जो मैं समझ रही हूँ. और फिर आपने कहा कि हम thousands of ऑर्डर्स भी मंथली वो कर रहे थे रेस. तो what were the challenges at that time? Were there any challenges during ईटोए? So फिर एक्विजिशन वाला वक्त आया, जब आप इतनी मेहनत से कुछ बिल्ड कर रहे हैं और आई एम श्योर यू डिडंट वांट टू सेल. तो वो एक्विजिशन के लिए क्या पर्पस था और क्यों राजी हुए आप? So Food Connection Pakistan was not a great model. So when we raised capital for Eatoe back in 2013, we gave a lot of our company away. I had the founders were having issues with each other. Company wasn't making money. So we had to give a lot of our company away. So we weren't the controlling. Acha, I come from a family of people who have not built businesses. तो कैपिटल भी रेज नहीं किया हुआ था, आइडिया भी नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि पैसे भी रेज हो सकते हैं, कोई आपकी कंपनी में पैसा भी दे सकता है, मुझे इसका आइडिया ही नहीं था. अच्छा. तो उस वक्त हम लोगों ने जब वो $2.5 लाख रेज किए तो मेरे लिए तो मतलब मुझे लग रहा था ये कैसे हो भी सकता है. तो उसमें अनफॉर्चुनेटली इक्विटी देनी पड़ी ज़्यादा, बहुत इक्विटी देनी पड़ी. सो मोस्ट ऑफ आवर कंपनी वाज नॉट ओन्ड बाय अस एट दैट टाइम. वी वर पोटेंशियली ग्लोरिफाइड फाउंडर्स विद सम इक्विटी स्टेक उस स्टेज के ऊपर. So the decision to sell the company or not wasn't ours. Although जो directors थे, जो major shareholders थे, they kept a call with me, बताया कि बेचने के लिए अच्छा टाइम है. It was a very solid offer. We were offered couple of $1 million in cash for this was उस वक्त पाकिस्तान के अंदर तो कैपिटल रेज दूर की बात है, कंपनी बेचना एक अलग चीज़ था. This is 2015. So बात हुई and then we sold the company. We were satisfied with. But जब आपने फंड्स रेज किए थे तो इक्विटी तो उसी वक्त डिसाइड होती है ना? उसी वक्त दे दी थी ना, इक्विटी उसी वक्त दे दी थी. So उसी वक्त दे के बस अपनी जान मार रहे थे कि अब ईटोए बिल्ट हो जाए. तो क्योंकि मेरा regardless of the equity, you need to understand that I had taken a decision in my life with my wife and kid, right? So I did not have the luxury कि यार नहीं ये बेट नहीं हो तो कुछ और कर लेता हूँ, ये सारा कुछ है. Whatever I decided on, I had to create it into a success for my family or for myself. So पर अगर आपके हाथ में होता तो आप नहीं बेचते? हाँ? अगर आपके हाथ में होता तो आप नहीं बेचते? यार अगर हमारे हाथ में होता, उतने इंटेलिजेंट होते तो हम लोग बहुत इक्विटी नहीं देते और पहले दिन से मॉडल बहुत डिफरेंट रखते. क्योंकि एक बड़ा जो रिग्रेट है वो ये है कि हम लोग डे वन से भी ईटोए का मॉडल लॉन्च कर सकते थे. सिर्फ मेरे दिमाग में वो जो थॉट थी कि यार वो जो ईटोए वाला मॉडल है वो फूड कनेक्शन पाकिस्तान में कॉल सेंटर हमें महंगा पड़ेगा, वो अगर हम लोग करते तो कंपनी $20 मिलियन की बिकती. एंड आई थिंक उसके बाद में जाके एक बड़े ग्रुप का पार्ट बना था फूड पांडा के, तो मुझे पता था कि हाउ आई रन बिजनेसेस, मेरे अंदर क्या इंटेंसिटी और कितना प्रिसीजन है. तो हम लोग पाकिस्तान में भी बहुत डेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो रीजनल मार्केट्स में भी जाके बहुत डेंट क्रिएट कर सकते हैं. ईटोए फूड पांडा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा था, जबकि फूड पांडा कोई 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था. बिल्कुल. तो जब एक्विजिशन हुई और आपको सीईओ बनाया गया, एमडी भी ये पोजीशन थी आपके पास, तो फिर आपकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या थी? अच्छा, सो पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि 2 कंपनीज मर्ज हुई थी. तो आपने बेसिकली केस स्टडीज पढ़ी होंगी कि जब 2 कंपनीज मर्ज होती हैं उनकी पूरी केस स्टडीज होती हैं, किस तरह मर्ज करते हैं, 2 कंपनीज के कल्चर हैं. सही है. फूड पांडा के भी 2 एमडीज थे, यहाँ से भी 2 हम लोग के सीईओज गए थे. मैं सीईओ था, सीईओ राय था. तो एमडीज को भी मर्ज करना है, कंपनी भी मर्ज करनी है, तो पूरी एक स्ट्रैटेजी होगी. तो हम लोगों ने डे 1 के डिसाइड किया, बिकॉज स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन थी. हम लोगों ने पहले हफ्ते में अगले 12 महीने के जितना दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक मिलकर अचीव किया था उसका 5x गोल सेट कर दिए कि अगर 1000 रेस्टोरेंट्स हैं तो अगले 1 साल में हमारे पास 5000 8000 रेस्टोरेंट्स होंगे, हमारे ऑर्डर्स यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, ये हो जाएगा. तो वो पहले हफ्ते में वो चीज़ें डिसाइड होगी, ये करेंगे. और तो ताकि किसी को वो मर्जर एक्विजिशन का टाइम और माइंड और उसका कुछ हो ही नहीं, पूरी और दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को जो है फुल हीट पे फास्ट ट्रैक पे मूव कर दिया. ठीक है. तो टारगेट सेट कर दिए.
टारगेट सेट कर दिए कि बिजनेस जो है जिस कंडीशन में है उसको अगर हमने 5 to 10x मल्टीप्लाई करना है एक साल में, ठीक है, और हर एक को टारगेट दे दिए कि अब बस ये अचीव करो। सो व्हाट वाज द मेजर चैलेंज उस टाइम पे I जब think- आपने ज्वाइन किया? जब मर्ज हुई थी ऑर्गेनाइजेशंस, आई थिंक सबसे ज़्यादा एक मेजर चैलेंज ये होता है कि बिकॉज वी वर एक्वायर्ड बाय फूड पैंडा and then I was made to lead both organizations, Eto and Food Panda. So I think for the team at Food Panda, it was a very uncomfortable experience कि यार हमने acquire किया है और ये हमारे ऊपर ही आके lead कर रहे हैं। I think I think most of the people from Food Panda side were very मतलब they Accommodating नहीं थे। they couldn't comprehend, and I think that once you're running an organization, you need to have everybody on the similar wavelength to achieve goals. So for them, it was very difficult to comprehend कि यार what the hell happened. तो leadership में से resignation भी पड़े होंगे। I think some people left, some people were forced out. Yeah, so I'm usually quite brutal. I think I'm very soft and brutal at the same time. I gave people time to the best of their ability for them to evolve. But if they don't, then I take a decision and move forward. तो फिर आपको हायरिंग करनी पड़ी, अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ी, like the core team. So I think so obviously as a growing organization, we were always evolving as a business. I think when I took over Food Panda, we were doing 16 to 18,000 orders per month for Food Panda, and we were doing similar orders for Eto, right? ठीक है, So together maybe 35 to 40,000 orders. सही है। In 1 year or 1.5 year, I think in 2 years time, हाँ, we had grown from 35-40,000 orders to 400,000 orders per month. 400,000 orders, So 1.5 साल के अंदर हम लोग उस पे पहुंच गए थे। 1.5 years। 1.5 years. कैसे? I think with Eatway, one of the things which was limiting us, we never had an app. उस वक्त app बहुत boom कर रही थी, 3G 4G app पाकिस्तान में आई थी in that time. So Eatway के साथ ऐप नहीं थी, फूड पांडा में हमें ऐप मिल गई, उसको मार्केट करके एक्सेलरेट कर सकते थे। पर फूड पांडा पे जो ऐप थी वो तो उनके पास पहले से थी ना? वो फूड पांडा की जो ओवरऑल टीम थी पाकिस्तान की, वो इतनी केपेबल नहीं थी ना, जिसकी वजह से तो Eatway एक बार होके अपॉइंट किया गया था। जब हम अपॉइंट करके आए तो हमने देखा तो Eatway में हमारा महीने का मार्केटिंग बजट था 3 लाख, फूड पांडा में महीने का बजट हमें 50 लाख रुपए मिल गया, राइट। उसके बाद हमें ऐप मिल गई, तो हमने बोला यहाँ तो हम लोग ऐश करेंगे, ऐश नहीं करेंगे, बट मतलब यहाँ पर हम कॉन्कर कर सकते हैं, राइट। सो बट व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि वो क्या काम थे जो पिछली टीम नहीं कर रही थी लेकिन आपने किए। बजट Okay. तो मिल गया, बजट तो उनके पास बिल्कुल। आई थिंक वहाँ बड़ी सिंपल चीज़ें होती हैं कि एक चीज़ ये है कि रेस्टोरेंट एक्विजिशन जो है, सो रेस्टोरेंट एक्विजिशन को हमने एक्सेलरेट किया, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे कस्टमर रेस्टोरेंट ढूंढने आते थे। आज भी फूड पांडा जो है वो जिस बेसिस पे चलता है, कंज्यूमर ऐप पे आ रहा है, उसको पसंद का रेस्टोरेंट मिल रहा है, पसंद के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो ऑर्डर कर रहे हैं, उसको टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं। दिस इज ऑल दिस बिजनेस इज नो साइंस। अब जब आप इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते हो, आपकी ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। तो एक हमने रेस्टोरेंट की इन्वेंट्री बहुत खोली, फूड पांडा Eatway दोनों के ऊपर, नंबर सही 1। है। उसके बाद Eatway और फूड पांडा की सेल्स टीम मिल गई, क्योंकि पहले Eatway में हमारे पास सेल्स के 3 बंदे थे पाकिस्तान में, अब हमारे फूड पांडा के 10-12 बंदे हो गए। अब हम लोग बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को पर मंथ एक्वायर कर सकते थे, तो इन्वेंट्री बहुत तेज़ हम लोगों ने एक्विजिशन करना शुरू की। मार्केटिंग बजट ज़्यादा था, तो उसको मार्केट डिस्काउंट्स और ये प्रमोशन दोनों मार्केट कर सकते थे। लॉजिस्टिक्स का आर्म हमारे पास स्ट्रॉन्गर था, जो Eatway में हमारे पास नहीं था। सो आई थिंक एंड बेसिकली गोल ये था कि कंज्यूमर आ रहे हैं, उसको पसंद का रेस्टोरेंट मिल रहा है, वो ऑर्डर प्लेस कर पा रहा है, उसको डिलीवर हो रहा है। ओके, इस चेन को हमने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया ठीक है। across Karachi, across Lahore, across Islamabad. Once you accelerate this chain, the overall thing accelerates. एक चीज़ मैंने और आपके लिंक्डइन पे ही पढ़ी थी, यू सेड कि मैंने जब डेटा देखा फूड पांडा ऑर्डर्स का, तो बिल्कुल। 90% लोग जो हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे, बिल्कुल लेकिन उसमें से 75% लोग इनएक्टिव थे। बिल्कुल तो उस डेटा को फिर आपने यूटिलाइज किया। बिल्कुल बिल्कुल। So this is the concept for my new company Emergent. हाँ, But I think I'll talk about it more later. And about existing customers, but we can talk about it later. But I think we can talk about the Food Panda journey more, हाँ, and then Food Panda के one of the key learnings I had, which I've now translated to Emergent, I'll talk about it. definitely. But I'll keep that question in mind.
डेफिनेटली मैं मर्चेंट पे आऊंगी, Yeah. मैंने इसीलिए ये नोट किया था because So, but this essentially connects Food Panda journey to Merchant. So, इस वजह से मैं I'm parking it for later. So, नो मैंने लिखा है मर्चेंट के लिए क्या? लिखा है स्पेसिफिकली, बट फूड पांडा के केस में जैसे आपने कहा कि आई रिपीट 90% ऑर्डर्स जा रहे थे एग्जिस्टिंग कस्टमर से आ रहे थे, बिल्कुल। ये आपको पता चला, फिर उसमें से 75% इनएक्टिव थे। बिल्कुल। आपने कहा कि मैंने उस 75% कस्टमर्स को एक्टिव करने पे काम बिल्कुल, किया, बिल्कुल। कैसे किया? अच्छा, so basically चीज़ ये है कि जो हम लोग अपना काफ़ी पैसा जो है वो न्यू कस्टमर एक्विजिशन पे इन्वेस्ट करते थे। बिजनेसेस नॉर्मली बोलते हैं ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ, ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर बढ़ाओ, कंपनी में ये ऑर्डर बढ़ा दो भाई, अब पिछले महीने ये ऑर्डर थे, अब ये ऑर्डर बढ़ा दो। तो 2019 में मैंने जब डेटा निकाल के देखा तो मैंने एक कॉन्सेप्ट ये अंडरस्टैंड किया कि जो ऑर्डर होता है ना वो कस्टमर का बाय प्रोडक्ट होता है। Order in itself is nothing. The number of customers and the number of orders each customer places then makes total number of orders. Customer base आपका है तो आपके orders by product हैं, right? So 2019 में मैंने देखा कि जो हमारे orders उस महीने के place हुए थे 5 लाख थे या 6 लाख थे, उसमें से 10% orders न्यू कस्टमर्स ने प्लेस किए थे और 90% ऑर्डर्स एग्जिस्टिंग कस्टमर ने प्लेस किए थे। ठीक है। और ये जो 90% कस्टमर्स थे ये ओवरऑल कस्टमर बेस का 75% थे, ये ओवरऑल कस्टमर बेस का 25% थे, 75% कस्टमर्स डोरमेंट थे। तो मैंने कहा ये जो 90% कस्टमर आ रहे हैं और जो डोरमेंट है, मैं थोड़ा सा मार्केटिंग बजट यहाँ से निकाल के यहाँ पर मूव कर दूँ तो क्या मेरा बिजनेस एक्सेलरेट होगा। तो फिर वी टुक अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन। इसके अंदर हम लोगों ने 2 एवेन्यूज पे काम किया था। देयर इज अ मॉडल व्हिच आई यूज्ड टू यूज व्हिच इज कॉल्ड कोहोर्ट, which the businesses I am working with today, none of them use cohorts. Cohort सिर्फ आपको ये बताता है कि माहम आपके पास पहली बार जनवरी में आई थी, उसके बाद कमिंग मंथ्स में वो कितनी बार आपके पास रिपीट हुई है। ओके। सो बिजनेसेस ग्रोथ बोल रहे होते हैं, उनका जो कोहोर्ट है ना वो ब्लीड कर रहा है, मतलब वो माहम आ रही हो फिर आई नहीं रही। सही है, जो 1000 कस्टमर्स आ रहे हैं वो रिपीट ही नहीं होते। इसका मतलब है कि आपके पास एक बाल्टी है जिसमें सुराख है, आप उसमें ऊपर से भरे जा रहे हो और नीचे बाल्टी लीक किए जा रही है, राइट। सो व्हाट वी डू इज वी आइडेंटिफाई द रीजंस व्हाई दैट बकेट इज लीकिंग। दैट बकेट माइट बी लीकिंग बिकॉज योर प्राइसिंग इज ऑफ, because your user experience is off, because the products are not good quality, they're not packaged, they're not delivered fast. These are some of the reasons where you put the tape on the bucket. Once you have put tape on the bucket, your customer reputation will increase. Then on top you add new customers. Then your business will accelerate. सही है। तो फूड पांडा में जो इनएक्टिव थे 75% लोग, उनके इनएक्टिव होने का रीजन क्या था? उनके इनएक्टिव रीजन का होने का पूरा डिलीवरी सर्विस, bad food from restaurants, spilled food, delivery times were very high, customer service didn't give them good experience, and engagement obviously. So at this point I'm building Mergent, which is an engagement platform which helps you, एक तो चीज़ ये कि आप ये overall proposition अपने business की सही करते हो, then an engagement platform comes on top and then engaging is with those customers to keep your brand top of mind. So अगर आपने एक brand पे order place कर दिया, everything was great, even then your probability of going back is not extremely high. So an engagement platform comes, then keeps engaging with you on different channels to keep that brand top of mind. So next time you're ready to make a purchase, you come back to that brand. Okay, तो आपने reasons identify किए? Yeah. अच्छा, reasons कैसे identify किए? अच्छा, reasons identify करने का बड़ा आसान तरीका होता है। So basically मैंने देखा कि माहम ने ऑर्डर प्लेस किया था जनवरी में और वापस नहीं आई, मैं माहम को कॉल कर दी और मैंने पूछा आप क्यों नहीं आए वापस, तो माहम ने बताया मैं इस वजह से वापस नहीं आई। अच्छा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व किया और आगे बढ़े। ओके, मतलब आप बाकायदा उस ग्राउंड लेवल पे वो वाली मेहनत नहीं तो हम लोग we spoke, talked to thousands of customers. बेसिकली चीज़ ये है कि बिजनेसेस आपके बड़े सिंपल हैं, लोग बहुत साइंस लड़ा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं, भाई कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कस्टमर है वो नहीं आया, अब उसकी आप साइंस ला रहे हो, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आ सकता, सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, भाई उसको कॉल करके पूछ लो, वो बता देगा कि भाई नहीं आया, इस वजह से नहीं आया, वो प्रॉब्लम सही कर लो, वहाँ से लिस्ट बन जाएगी और उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो फिर आप जब आपने रीजंस आइडेंटिफाई कर लिए तो पहले सबसे पहले किस चीज़ पे काम किया? I think we had large team. We were working in parallel in all directions. Customer experience बेहतर करना, delivery बेहतर करना, engagement बेहतर करना, food quality बेहतर करना, कच्चा रेस्टोरेंट्स, एक बैड रेस्टोरेंट्स को प्लेटफॉर्म से निकाल देना। ऐसा किया? हजारों रेस्टोरेंट्स को। Okay. Yeah, so I think as a company we were very clear that
हमारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स थे, एक थे राइडर्स, एक थी इंटरनल टीम, एक थे रेस्टोरेंट्स, एक थे होम शेफ्स, शॉप्स और एक कस्टमर। तो हमने बोला सुने किसकी? तो हमने बोला पैसा हम हर एक को बना के देंगे, सुनेंगे सिर्फ कस्टमर की। कस्टमर ने बोला खराब है तो खराब है, राइडर खराब है, हमारी टीम का मेंबर खराब है, हमारा ऐप खराब है, हमारा रेस्टोरेंट खराब है, पैकेजिंग खराब है। कस्टमर ने बोल दिया, एंड ऑफ स्टोरी। उसकी बात सुनेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, बाकी रेस्टोरेंट खुश रहे नहीं रहे इज इररिलेवेंट। हाँ, उसको पैसा बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बट वो तो बनेगा ही ऐसे, लेकिन वो प्रिंस वो बनेगा इस तरह। दिस इज अ पॉइंट व्हिच पीपल डोंट अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। वो लोग रेस्टोरेंट्स की भी लोग कर रहे होते हैं। अब रेस्टोरेंट जो है ना, वो चाहते हैं कि मेरी पैकेजिंग फिनोमिनल नहीं हो, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पैसा लगता है, डिलीवरी में कर दूं, दूर की भी कर दूं, करीब की कर दूं। कस्टमर नहीं, कस्टमर बोलता है मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने बोला यही डब्बा है। और इस चीज़ को क्लियरली आइडेंटिफाई करना कि इस डब्बे के सब टिक करोगे ना तभी बिजनेस ग्रो करेगा, ये लोग नहीं कर पाते। पीपल स्ट्रगल, दे डू नॉट हैव दैट करेज। एंड बड़े मजे की बात बोली कि ना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं लोग। अब जैसे वो कॉल वाली बात है, आसान तरीका यही है कि आप कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट करके भी बात कर सकते हैं। शायद सबसे नहीं कर सकते, आपने कहा 1000 से कर सकते हैं, 2000 से कर सकते हैं, ईमेल भेज दो। मतलब वही है कि मैं और जो बुरा फीडबैक हो ना वो लोग जरूर दें, अच्छा दे ना दें। हाँ, वो लोग करते हैं। अब चीज़ ये है कि मैं लोगों के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ, वो पूरी साइंस कर रहे हैं कि यार ये फीडबैक हम लोग ले किस तरह सकते हैं, किस तरह कस्टमर नहीं वापस आ रहा है, इसकी अब साइंस बताओ ना। अब बैठ के मैं कह रहा हूँ भाई उसको कॉल करके पूछ लो अपनी क्यों साइंस लगा रही हो कि इस वजह से नहीं आया भाई, इस वजह से नहीं आया, उसको कॉल कर लो, बता देगा। एंड या सो जब आपने ज्वाइन किया था 2015 में और 2022 में आपका एग्जिट था, बिल्कुल वैल्यूएशन दोनों टाइम पे क्या थी? अच्छा, सो जब मैंने स्टार्ट किया था तो हम लोग टुगेदर ईटवे फूड पांडा के ऑर्डर करते थे 35-40 हज़ार पर मंथ। और जब मैंने छोड़ा था तो हम लोग ऑर्डर कर रहे थे 6 मिलियन ऑर्डर्स per month. Okay. So the highest order I've seen are about 2,50,000 per day. तो वैल्यूएशन कितनी बनी? अच्छा, अब चीज़ ये है कि वैल्यूएशन क्या बनती है। सो मेरे ख्याल से जो हमारी GMV थी, GMV जो ओवरऑल हम लोग पाकिस्तान, सो मैं आपको थोड़ी सी साथ बता दूं, हमारा उस वक्त, आपका तो मुझे मार्केट शेयर नहीं पता, उस वक्त का हमारा जो, अब मेरे ख्याल से दूसरे और प्लेटफॉर्म्स आ गए तो शेयर थोड़ा चेंज हो गया है, बट उस वक्त जो हमारा मार्केट शेयर था वो 99% था ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री का। और अगर मैं पूरे पाकिस्तान की फूड डिलीवरी ऑर्डर्स का करूँ तो 50% मार्केट शेयर था, राइट। सो दैट वाज द मार्केट शेयर वी हैड। वी वर डूइंग अबाउट 6 मिलियन ऑर्डर्स अ मंथ। एंड हम लोग की GMV जो थी, जो हम लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए पैसा जनरेट करते थे, वो थी $500 मिलियन। हमारा अपना जो रेवेन्यू था दैट वाज पोटेंशियली मे बी $200 मिलियन का। पाकिस्तान का जो रेवेन्यू था, अब तो खैर वो डॉलर डीवैल्यू हो गया है। अब चीज़ ये है कि एक में इंडिया की जोमेटो है जिसकी आज वैल्यू है 22 बिलियन डॉलर्स। वो साल का करती है 650 मिलियन ऑर्डर्स। हम लोग करते थे 70 मिलियन ऑर्डर, तो हमारी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए फिर? बट इंडिया के तो फिर नो, सो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऑर्डर नहीं, मैं सिर्फ ऑर्डर्स की बेस के ऊपर लेट्स सपोज बोल रहा हूँ, वो जो बिजनेस है हमसे 10x बड़ा है, वो 21-22 बिलियन का है, राइट। सो हाउ मच शुड बी द वैल्यू ऑफ पाकिस्तान बिजनेस देन? डू द मैथ्स। So yeah, so I think maybe somewhere around $1.5 billion. अगर हम लोग ग्लोबल वैल्यूएशंस के हिसाब से बोले दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस बिजनेस। बट प्रॉब्लम ये है कि जो बिजनेस की वैल्यूएशंस होती है ना मैम, उनका डायमंड अगर हो तो एवरीबडी वुड लाइक टू बाय अ डायमंड, राइट। नोबडी वांट्स टू बाय अ रॉक। पाकिस्तान की मार्केट में एवरी बिजनेस इज अ रॉक, इवन इफ इट्स अ डायमंड इट्स अ रॉक। उसका रीज़न ये है कि ये जो प्रॉस्पेरिटी आती है ना बिजनेस की, अब डायमंड की वैल्यू इस वजह से क्योंकि लोग ट्रेड कर सकते हैं, ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, वैल्यू रिटेन होती है, या गोल्ड हो गया। अब इंडिया का बिजनेस है, उसमें ग्लोबल लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उसको अपने शेयर्स लिए में तो उनको बेच सकते हैं, 10 चीज़ें हो सकती हैं। पाकिस्तान में ना आप इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हो, ना आप चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हो, ना आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हो, ना आप ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप लैंडलॉक कंट्री हो। तो सिर्फ यहीं के लोग जो एक बिजनेस की वैल्यू बना सकते हैं वही बिजनेस की वैल्यू बनेगी, पूरा लॉक बिजनेस है। अगर आज आप ये बाउंड्रीज खोल दें, पाकिस्तान का जो फूड पांडा का बिजनेस है ये कम से कम 700 मिलियन
to 1 बिलियन में यूँ बिकेगा, क्योंकि चाइना का प्लेयर वुड लाइक टू एक्वायर इट, उनको 250 मिलियन की मार्केट का एक्सेस इमीडिएटली मिल रहा है, या जो इंडियन प्लेयर है दे वांट टू एक्वायर इट, उनको मार्केट का एक्सेस इमीडिएटली मिल रहा है। अभी तो सब बाउंड्रीज बंद है ना, वो आइसोलेशन में ऑपरेट कर रहा है। तो आई थिंक फ्रॉम अ वैल्यूएशन या सो वैल्यूएशन का आप बोलेंगी तो उसकी पाकिस्तान में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई है बायर ही नहीं है। मतलब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में बिजनेसेस की वैल्यूएशन क्या है। ज़ोमैटो $22 बिलियन, हजारों कंपनीज में एक फूड डिलीवरी वर्टिकल की एक कंपनी है इंडिया में जो फूड डिलीवरी करती है, उसकी वैल्यू है $22 बिलियन। 22 से $25 बिलियन जो है पाकिस्तान की टोटल स्टॉक मार्केट जिसमें 500 कंपनीज लिस्टेड हैं, वो और जोमेटो की वैल्यू इक्वल है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि तो यहाँ पर तो कुछ वैल्यू, यहाँ पर लोगों के पास पैसे ही नहीं है, पूरी कैपिटल स्ट्राइप मार्केट है, अजीब पाकिस्तान के इश्यूज हैं। बट सो हाँ, लेकिन जितना बिजनेस जनरेट करता था उसके हिसाब से क्या वैल्यू होनी चाहिए, आई वुड से इजीली अबव $1 बिलियन। ओके ओके। ऑल्सो फूड पांडा ने अभी तक ब्रेक इवन टच नहीं किया एज फार एज आई नो। So at this point in time they make good amount of money as profits today they're making. अच्छा, okay, अभी profitable हो। Yeah, they're profitable and in a good way. So generally इतनी बड़ी companies break even touch करने में time लेती हैं? So I think back in 2016 we used to generate 100,000 euros as profit in Pakistan. So अच्छा, अब चीज़ ये होती है मैम कि इसमें एक दो इश्यूज भी फूड पांडा की जर्नी में हुए थे टेक्निकल रिलेटेड, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हिट हुई थी, बट आई वोंट टॉक अबाउट इट इन डिटेल। बट हम लोगों ने ग्लोबली ट्रेंड एक देखा था कि अगर आपने ग्लोबल देखा हो ना कि अमेजोन है सेकंड प्लेयर लार्जेस्ट ई कॉमर्स की दुनिया में, कौन सा है अमेजोन के बाद? सॉरी कौन सा? यू डोंट नो दैट राइट? अच्छा, अब चीज़ ये है कि ग्लोबली हम लोगों ने देखा जो ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं, ऑनलाइन कंपनीज होती है ना, आइदर यूर नंबर 1 और यूर नथिंग, राइट? सो हम लोगों ने अपने ग्लोबल डिलीवरी हीरो के पोर्टफोलियो में देखा कि कंपटीशन जब आता है ना, तो इफ दे नॉक यू आउट ऑफ द फर्स्ट प्लेस देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक प्रॉफिट्स। रेस्टोरेंट्स आपको प्रेफरेंस नहीं देते, जो लोग काम करना चाहते हैं वो आपको प्रेफरेंस नहीं देते, राइडर्स आपको एक्सपेंसिव पड़ना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ है। तो हम लोगों ने ये चीज़ अपने माइंड में बड़ी क्लियर कर ली थी कि वी आर गोइंग फॉर द किल टू टेक द मार्केट लीडरशिप पोजीशन। हम लोगों ने बोला कि स्केल नहीं करना, हमने स्केल का भी मैक्स करना है, राइट? सो उसके अंदर फिर हम लोगों ने क्या किया था कि एक तो हमने पाकिस्तान में 50 शहर लॉन्च किए हैं, उसके बाद हमने पैना मार्ट से एक साल में 50 लॉन्च कर दिया है, उसके बाद हम लोगों ने अपनी डिलीवरी लॉन्च कर दी, पहले रेस्टोरेंट्स की तो डिलीवरी होती थी, फिर अपनी डिलीवरी लॉन्च कर दी। तो हम लोग का जो उस वक्त की प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि ये अचीव करो, फिर बाकी सारी खुद ही चीज़ें अचीव हो जाएंगी। सो आज अब फूड पांडा एक ऐसी पोजीशन में है कि दे कैन रीप एंडलेस बेनिफिट्स इन द लॉन्गर टर्म। बट उस वक्त अगर हम लोग किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज कर देते और कंपटीशन आके हमारे ऊपर बैठ जाता या साथ बैठ जाता, तो आज हमारी पोजीशन बहुत डिफिकल्ट होती, जो कुछ फूड पांडा की मार्केट्स में हो रहा है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट पोजीशन। हम लोग राइडर्स को भी मसले में, रेस्टोरेंट्स के साथ भी मसले में, कंज्यूमर्स के साथ भी मसले में पोजीशन है। सो हम एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज वेरी क्लियर टू मी दैट आइदर टेक दिस पोजीशन एंड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो एंड नाउ उसके अब बेनिफिट्स विल कम ओवर द नेक्स्ट 10-15 years इंशाल्लाह। रिजाइन क्यों किया? रिजाइन क्यों किया? अच्छा, आई थिंक आई वाजंट आई थिंक द रीजन आई स्टार्टेड Eatoy और आई स्टार्टेड working with Food Panda is always very ambitious, and I wanted to build a unicorn out of Pakistan, a pure unicorn. And I think with Food Panda not being my company anymore, I didn't have that opportunity left with me, right? So I said so I think Food Panda से resign करने से पहले और उसके बाद में मैं एक जर्नी के थ्रू गुजरा हूँ। So चीज़ ये है कि पैसा है, स्टेबिलिटी है, एवरीथिंग इज लाइक ग्रेट मटीरियलिस्टिकली, इंटरनली you know you're not happy when you're going to sleep, you have stress, internally you're not fulfilled, then there's a very large disconnect. Why were you felt that way? I mean, क्यों unfulfilled feel कर रहे थे? क्यों unfulfilled मैं फील कर रहा था?
क्यों अनफुलफिल्ड कर रहा था. आई थिंक कि द रीज़न आई स्टार्टेड माई फर्स्ट कंपनी इज़ टू बिल्ड समथिंग ऑफ माई ओन. आई थिंक along the way it happened that ईटो को एक्वायर किया, फिर फूड पांडा का पार्ट बन गया. along the way that transition sort of happened. You don't, मतलब कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ आपकी अपनी नहीं है. I think this is one of, एक वो भी तमाम रीज़न है आई थिंक. और उसके बाद जब आप कॉर्पोरेट में आ जाते हैं ना, जब ईटो के अंदर जो है ना, जब ईटो एक्वायर हुई थी ना, तो लोगों ने हमें बोला ये तुम लोगों ने क्यों बेची यार. वी यूज्ड टू लव दिस कंपनी. सो हम लोग जो है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक we go over and above to provide an exceptional experience to people we work with, whether वो vendors हैं, restaurants हैं, right? और जब वो बिकी, so अब फूड पांडा के अम्ब्रेला के अंदर अल्लाह का एक करम है कि till the last day I was working, I used to work as an entrepreneur. I never work as a CEO of a company. I जितने भी मतलब with all my heart and passion I used to work, but obviously it is part of a larger group. It's not your own company or own business, right? So there were a lot of things. जैसे पाकिस्तान में हमने कॉल सेंटर बंद कर दिया, कस्टमर्स अब चैट पिक करते हैं, वो बात ही नहीं कर सकते, कभी भी कुछ इशू हो. सो आई वाज अपोज दैट कि क्यों कर रहे हैं. सो देयर वर फ्यू थिंग्स जो आपको वो, क्योंकि मैं जब बिजनेसेस रन करता हूँ ना, आई वांट टू मेक श्योर दैट it's full experience and a great experience कि कस्टमर बोलेंगे यार लव दिस कंपनी आई वर्क विद. आप तो सीईओ थे ना, आपके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग होती है, बट हमारी टेक ग्लोबली रन हो रही थी. सो उसके अंदर कुछ चीज़ें थी, तो यहाँ पर तो जो जी मेरे कंट्रोल में थी उसकी तो 100% डिसीजन मेकिंग थी. बट इंटरनेशनली कुछ चीज़ होती है जिसकी आपके डिसीजन नहीं होती, तो राइट? वो जो डिलीवरी हीरो में अप्लाई हो रहे हैं, हाँ, वो फिर ग्लोबल रोल आउट होते थे, इस तरह की चीज़ें थी. दूसरी बात ये है कि उस पीरियड के अंदर जो है, फिर अब पाकिस्तान का एक और मसला ये है कि हम लोग का यहाँ 99% मार्केट शेयर था. अगर आप फूड पांडा के कोई भी मार्केट्स देखें ना, वहाँ पर इस तरह का शेयर नहीं था. बट पाकिस्तान की इतनी गंदी ब्रांडिंग है, बस ग्लोबल पोर्टफोलियो में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है. तो हमारी कोई अगर इंडियन काउंटर पार्ट कंपनी आती थी, वो बिजनेस जैसे भी ऑपरेट कर रहा है, सब बोल रहे ज़बरदस्त पाकिस्तानी जो आ रहे हैं, 99% मार्केट शेयर है, ये कुछ वैल्यू नहीं थी. तो मैंने कहा कि आई थिंक वो भी मुझे कह रहे थे कि मतलब, क्योंकि मेरा तो पैशन और विजन था कि मैंने एक लार्जर देन लाइफ कंपनी बिल्ड करनी है. जब वो मैंने देखा कि यार इस मार्केट में पॉसिबल नहीं है और इन सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल नहीं है, एंड दिस इज़ नॉट अ कंपनी विच आई एम बिल्डिंग फॉर माई सेल्फ, ये जो मेरे डिज़ायर से बिल्ड हो, तो फिर मैंने कहा कि यार वो मुझे फुलफिलमेंट नहीं मिल रही थी. ऐसा भी था कि जब आपने रिज़ाइन किया था उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, लाइक राइडर्स को सैलरी नहीं मिल रही थी, इस तरह की कुछ न्यूज़ बहुत धुंधला सा याद है मुझे. बट मुझे याद है कि आपके लिंक्डइन पे पोस्ट आने से पहले कुछ इस तरह का चल रहा था कि फूड पांडा राइडर्स को सैलरी नहीं मिल रही एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स, राइडर को सैलरी नहीं ऐसे न्यूज़. सो आई थिंक व्हेन आई लेफ्ट, उसके 1-1.5 साल बाद, कुछ मेरे ख्याल से 1 साल बाद आया था कि राइडर्स की कोई स्ट्राइक हो रही है. बट आपके रिजाइन के बाद था हाँ, 1-1.5 साल. बट वो आई थिंक once you have a business which is built to the core with very high precision, so तो जब आपने रिजाइन किया, they tried to stop you, like they wanted you to be the CEO? I think it was a decision which I took after like 7-8 years, and I made that decision with utmost clarity, and I communicated the same to the regional and global counterparts as well. Okay. And then Mom, we had an extremely solid team. So I had like 7-8 directors who reported into me. All of those directors we had were potentially some of the best talent in the country. Like, मतलब एंड में हमारी फूड पांडा की हालत थी कि जब हम लोग किसी को हायर करते थे ना, जब जॉब निकालते थे ना, तो जो टॉप कंपनीज हैं पाकिस्तान की, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट, नेस्ले, वहाँ से हमारे पास सीवीज आती थी, एंड पीपल यूज्ड टू से कि गेट अस ऑन बोर्ड, एंड वी यूज्ड टू सिलेक्ट, बिकॉज अगेन वी वर गिविंग दैट पर्पस. other companies grow at 5% an year, we were growing at 100% year on year. So वो एक अलग level of excitement थी. So I had potentially best talent in the country, everything was great. तो yeah. तो जो टीम सिलेक्शन पे आपने बात की, मैं हायरिंग वाले क्वेश्चन पे स्पेसिफिकली आऊंगी. आप जब हायर कर रहे होते हैं, शायद अपनी कोर टीम बना रहे होते हैं, तो हायर करते वक्त आप क्या चीज़ें देखते हैं? Okay, so Eat टू फूड पांडा की जर्नी में मैंने अपनी टीम को बहुत बड़ा चेंज किया है. As soon as I felt that the team was not capable enough to take on challenges for the next, so पूरी टीम फ्लश की है मैंने.
अच्छा, और उसका जो पहले जो मैं हायरिंग करता था वो ये है कि आई मीट यू एंड आई से कि माम ये हम लोग चीज़ बिल्ड कर रहे हैं, माम ने बोला मैं आपके साथ हूँ, मैं बिल्ड करूँगी, मैं सब सही है. सो that passion was the criteria which I used in Eatwell and Food Panda initial days. But that sort of started fighting back as the organization grew. Uh, the people I had hired primarily based upon passion, but lacking other things, Okay. started backfiring. Capacity issues that ho gaye the. Okay. And I saw issues like politics, internal organization politics, theft, performance issues, unable to build teams, high team churns. So then I got rid of the team and I rebuilt the overall organization. तो फिर जब rebuild किया तो क्या चीजें देखी? अच्छा, rebuild में now I look at 5 things. The first thing I look at is their primary school education. I look at their secondary and ये आपकी secondary education along with universities they've gone to. This is to ascertain के उनका खानदानी background कितना है. Okay. The second thing I look at is professional achievements, like professional companies they work for. The third thing I look for ke in their education background or their professional background, whether they've accomplished something or not. So education में gold medalist है नहीं है, extra curricular में speeches करते थे, communities run करते थे, professionally कौन से certificates लिए हैं, because a person who has never achieved any of these things in their past life will never achieve something like this in your company or in future as well. But does university, like which university they have gone to, matters? I am extremely particular about that. Extremely. Yeah. So I hire people from very particular universities. Like Ivy alums? Or international universities? Nahin. So in Food Panda, we started hiring people from international universities. I hired people. Abhi to I was building my tech team, so Fast was my first preference, and then GIK, yeah, आपका, then Zabis, but like I tried to hire from the best possible option available. Yeah. So अभी merging की जब मैं team build कर रहा था, उसमें I interviewed more than 500 people to pick a team of 6 people. Okay. So our designer, who is the product designer, is from Indus Valley School of Arts. Okay. And then all the people. So our youngest one is a gold medalist, used to run a computer society back in Zabas. Our eldest one, who is tech lead, VP of technology, Zen, 15 years of experience running multiple software solutions, managing a team of 100 people. So, and every profile is like that. Hustlers, good backgrounds, achievers. So I look at the overall portfolio now. Okay, तो जो भी मेरे guests आते हैं मैं उनसे सवाल ज़रूर करती हूँ कि अब why are you like specific about universities, because there are a lot of students like for example in Pakistan, और जिस पे ये जो podcast base करता है specifically उन्हीं students के लिए base करता है जिनको वो education मैसर नहीं है या उस तरह के teachers maybe permanent and visiting faculty available नहीं है उनकी universities में, because they can't pay that much fees. उनके लिए ही specifically मैं podcast बनाती हूँ. But the thing is कि all universities के students में भी, हाँ शायद सब में ना हो, ratio कम हो, but they have passion, they have grit, they have resilience. तो why are we prioritizing specific universities? Tech पे तो मुझे समझ में आता है skill based चीज़ है, but when it comes to business related skills, जो soft skills होती हैं, उस पे भी हम क्यों specific universities पे रहते हैं? So I'm an underdog. So underdog is, so I didn't study from the best university in Pakistan. Zabex isn't the best university, right? For business, you have other universities. I didn't study from the best schools in Pakistan. I didn't study from the most reputed international university in the world. I didn't study from an Ivy League. So I'm an underdog. I am a potentially sort of a person which would fall in a category which I wouldn't interview, right? So चीज़ ये है कि why don't I even consider those people or people from those universities? I think important चीज़ है, so underdogs can come from any place. They can come from any university, any background, any talent, and I wouldn't mind getting an underdog. So I think, but profiles like myself have challenges. I think so. Somebody who's gone to an excellent university or an amazing university, ma'am,
they didn't get there by chance. You know, it has to be a journey of showing meticulous performance in your school, in your colleges, and then for example बोलते हैं किसी की यार स्कॉलरशिप आई है, किसी को गोल्ड मेडलिस्ट मिला है, कोई टॉपर है. Those things people don't land there by accident. It's not done on merit. Proof करके गए, उसमें बड़ी ग्रिट और हर चीज सही होती है, राइट? सो इफ somebody उसने स्कूलिंग भी बड़ी मीडियोकर थी, उसकी एजुकेशन भी बड़ी मीडियोकर थी, यूनिवर्सिटी भी कोई फिनोमिनल नहीं थी, तो what sort of talent is that? So I'm very clear about this. तो आपको लगता है कि वो कुछ लेवल्स हमसे आगे होंगे इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल हमें खुद को पॉलिश करने में, हमें मतलब मैं आपकी और मेरी एग्जांपल से बिकॉज़ वी आर नॉट फ्रॉम दोस यूनिवर्सिटीज, तो हमें खुद को पॉलिश करने में वक्त लगता है, वो थोड़ा सा आगे होते हैं इस मामले में. वो काफी आगे होते हैं. आई थिंक हमें जो है पीपल लाइक अस, so there is no limitation of where you want to get in the world, right? I'm from that background, right? So I'm not a privileged, but I think मेरी एक transition जो है ना यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था ना तब आई थी, where I started getting mature. So my starting GPA in university was maybe 2.7, 2.8, and I ended with 3.6. So उसके अंदर पूरी एक transition आई थी where I like went from being stupid to saying कि यार my mother father have invested so much time, so at least I do something good. Okay. So on उसके बाद I started to build myself. So I think build yourself. I'm not against underdogs. I think but you have to be a pure underdog for me to consider you to have you on the team. I've usually seen that people from other more reputed universities have gone through a process where they are much more refined than people like us. So okay, going back to that point, जब आपने resign किया, क्योंकि मैंने शुरू में भी ये सवाल किया था और फिर हम मर्जन पे बात करेंगे. स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, आपने बताया शुरू में कि व्हाट हैज इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट मर्जन, बट थोड़ा सा और हमें मर्जन के बारे में बताएं. सो जब मैंने फूड प्लानर छोड़ा तो उस वक्त मुझे काफ़ी, आई थिंक मैंने मेड दैट डिसीजन, आई वाज सो रिलैक्स, आई वाज वेरी क्लियर इन माय लाइफ. That was the peak of my career. You were relaxed? Yeah, when I took that decision, I was very relaxed. Okay. It was the peak of my career. Okay. I think, ma'am, एक चीज़ ये है ना कि let's suppose you run hustle, right? And you run it by yourself. Tomorrow you have to run it under somebody, right? And you can do this on your own in a great way, right? So would you still want to do it under somebody, right? And you know that I can run this and I can make my own money, right? Then why do work for somebody else? And once that is happening for somebody who believes that they have the capability to build something again, right, of themselves. So I think things became very, क्योंकि मैंने एक चीज़ ये देखी थी कि यार मैं यहाँ पर 99% पाकिस्तान का मार्केट शेयर लेके बैठा हूँ, मैं दुनिया के 50 MD से मिल रहा हूँ, और क्योंकि मैं टॉप लीडरशिप टीम में था, मैंने कहा यार वो एक्सेप्शन चीज़ मुझे राइट लेफ्ट पे नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हूँ कि यार बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. मैं कहा यार ये तो इनको तो आई एम वेरी एग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू बिजनेस. मैं कहा तो मतलब दे आर नॉट एट द कैलिबर. Numan, go out and build your own. So I was very clear when I took the decision, very relaxed, very happy. And then उसके बाद जो है पाकिस्तान के लिए वैल्यू ऐड करनी थी, PTI ज्वाइन की, उनके साथ 3-4 महीने काम किया. Oh yes, PTI, how can I forget? So PTI ज्वाइन की, वहाँ पर 3-4 महीने काम किया. But उसमें जो है ना, उसमें भी दिल नहीं लग रहा था. I thought कि this is not my area of how I want to. But it didn't give me happiness. PTI joined you, KP? I think to add value to Pakistan. Like somebody convinced you to No. It was my decision only. Join करके 3-4 महीने क्या किया? So 3-4 महीने, so political parties internally are complete organizations. So they have HR, marketing, sales, like polling, M&A's acquisition, NPA's acquisition. ये पूरा एक organization है. So we were sort of doing digital transformation for PTI internally. अच्छा. पूरा सारा कुछ. So at any given point we can see analytics for किस एरिया में कौन सा बंदा है, कितनी उसकी मीटिंग्स हो चुकी हैं, किन लोगों को कितने वोट पड़े हैं, ऑपोजिशन पार्टीज की क्या वोटिंग चल रही है. तो वो पूरा हम लोग डेटा ऑन रिकॉर्ड ला रहे थे और उसमें आहिस्ता आहिस्ता कैपेबिलिटी ऐड कर रहे थे इंटेलिजेंस की. तो आई डिड दैट. बट वो चीज़ दैट इज़ 3-4 महीने बाद मैंने कहा कि यार दिस इज़ नॉट. अंदर से ऑर्गेनाइजेशन में अल्हम्दुलिल्लाह they were like really good. So I think 4 महीने बाद the sort of meetings I was having,
there's असद उमर, इमरान इस्माइल, अली जैदी, तो वो उस टेबल पे मैं अकेला बैठा हुआ था, मतलब so you know they took me like this, so internally they were very supportive, open, but चीज़ ये है कि it didn't feel right, I didn't feel it in my heart कि यार this is the right place for me. क्यों? I think चीज़ ये है कि मैम जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो अगर वो चीज़ आपको खुशी दे रही है नहीं दे रही ना, और आपका you know what is purpose of life, do you ask this question to yourself? Do you ask this question to yourself? You're not yet. What is the purpose of life, right? And I think you should ask this question. Every person should ask this question. What is the purpose of my life? And I think purpose of one's life is doing things which give you true meaning, fulfillment. If you're not happy somewhere, then you need to ask yourself this question clearly. I'm somebody who asks this question and then I act on it as well. Were you bored? Sorry? Were you bored? Bored? Bored of that task? नहीं. So I saw my life in next 10 years. So अब चीज़ ये है कि पाकिस्तान के जो political ecosystem है और जो हालात हैं जो हमने लास्ट 1-2 साल में देखे हैं, तो आप शायद उतना meaningful contribution नहीं दे पाते. So basically I had to write my family off completely. मतलब you have to write your family off if you're there, right? Not that going to jail or anything, that's not a problem, but चीज़ ये है the time, commitment and effort it requires. अच्छा, ठीक है. You have to write yourself off because if you're not motivated by money or power, then what are you doing there? You just went there to create value for every stakeholder. And I think both of these things, when you write yourself off or your family off, then there's not much in. Okay. So मैंने कहा कि यार this is not me. I think I would somebody who would like to create money for myself, create money for the people who are working with me. Okay. Have a quality life with my children and wife, with my bigger family. This is how I envisioned myself. Okay. And I said, वो चीज़ करो नुमान, उसमें ज़्यादा value. Okay. Yeah. Why Mergent? Why this concept? आपने कहा कि Food Panda से associated है वो, और मैं इस बार आना चाहूँगा. There you go. So basically, after PTI, I also ran a company called Enigma for about 6 to 8 months. And basically, Enigma का concept ये था कि हम लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे एंड स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है. तो वहाँ पर मैंने 2 चीज़ें की. वहाँ पर हमने 6-8 महीने लगा के एक तो ग्लोबली 17-18 इंडस्ट्रीज देखी मैंने ग्लोबली. फिनटेक, हेल्थ टेक, रिटेल टेक, ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक्स. और फिर मैंने देखा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पैसा आता है. तो मैंने हेल्थ टेक को उठाया $50 मिलियन, $30 मिलियन, एड टेक को उठाया $40 मिलियन और डिलीवरी को उठाया $100 मिलियन. जब मैं SaaS पे आया ना तो वो आए बिलियन डॉलर. मैंने कहा कि इसमें इतना पैसा क्यों है तो स्टार्टअप ये भी दूसरे स्टार्टअप से इसमें ज़्यादा इतना कैसा है. तो फिर मैंने देखा कि जो SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे मैंने फूड पांडा की डिलीवरी लॉन्च करनी है महमूदाबाद में, वैसे मैं फ्लीट रखूँगा वहाँ पर, फिर मैं मैनेजर अपॉइंट करूँगा, फिर वहाँ के कस्टमर्स को एडवर्टाइज करूँगा. ऑपरेशनल काम बड़े हैं. SaaS बिजनेस में क्या होता है कि मैं पूरी दुनिया पाकिस्तान से बैठ के लॉन्च कर सकता हूँ. फ्रिक्शन ही नहीं है कुछ. आपने सॉफ्टवेयर बनाया है जो आप पूरी दुनिया में स्प्रेड कर सकते हैं. तो स्पीड ऑफ स्केलेबिलिटी इज मच मोर फास्टर, राइट. सो ये चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्ट की थी. Mergent को लॉन्च करने में एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आया था. दूसरी चीज़ ये थी कि मैं दुनिया भर में मॉडल्स देख रहा था कि यार हेल्थ टेक का मॉडल है, सारा कुछ है. जब ये Mergent बेसिकली क्या करता है कि आपकी ऐप और वेबसाइट से कनेक्ट करता है और हमारी SDKs के थ्रू, और वो सारे कंज्यूमर्स का डेटा एब्जॉर्ब करता है और उस डेटा की बेस के ऊपर कंज्यूमर से एंगेज करता है रेलेवेंट टू देयर बिहेवियर इन अ पर्सनलाइज्ड वे. सो इफ यू आर लुकिंग एट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एंड यू लेफ्ट, तो Mergent आपके साथ उसी तरह एंगेज करेगा. मैसेजेस जाएंगे ऑन 10 डिफरेंट चैनल्स व्हिच कैन बी SMS, WhatsApp, ईमेल, रेलेवेंट टू योर बिहेवियर. सो बेसिकली सारा डेटा कंज्यूम हो रहा है, वो हमारे सेंट्रल इंजन के अंदर पूरा कोकअप होता है और उसके बाद जो है ना हर कंज्यूमर से रेलेवेंट एंगेजमेंट हो रही है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर और ब्रांड के बीच में एक एफिनिटी बिल्ड हो रही है. एंड आई थिंक आई सॉ सम इंटरनेशनल कंपनीज हु हैड अ सिमिलर मॉडल एंड आई जस्ट फेल इन लव विद इट. सो एक होता है ना कि यार ये क्या चीज़ है, मैजिक, राइट. सो आई सॉ यार ये तो मैजिक है, राइट. पाकिस्तान में कितने लोग ये कर रहे हैं? सो पाकिस्तान में देयर इज नो कंपनी लाइक Mergent टुडे बिकॉज दिस इज अ वेरी deep technology product. So we're the first ones in Pakistan who is doing it. And चीज़ ये है कि फूड पांडा में भी हम लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी स्वीट यूज़ करते थे जो
जैसे ईमेल्स, पुश, ये सारा कुछ जो है ना एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म कर रहा होता है। बट फूड पांडा में हमारा सारा जो बिजनेस ड्राइव होता था वो एग्जिस्टिंग कस्टमर से हम लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस ड्राइव करते थे, क्रॉस सेल करने के लिए, अप सेल करने के लिए, रिटेन करने के लिए। तो चीज़ ये है कि मैं देख रहा था कि फूड पांडा में तो हमारे पास एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और कैपिटल बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग आसानी से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते थे रख सकते थे। बट मैंने यार पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं जिनके पास ना कैपिटल है या डॉलर्स में नहीं पे कर सकते हो और टेक्नोलॉजी नो हाउ भी नहीं है, एंगेजमेंट नो हाउ भी नहीं है, लेकिन कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है। हाँ, तो मैंने कहा कि यार उनके लिए एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जो उनको फैसिलिटेट करें, राइट? सो दैट्स व्हाई वी बिल्ट मर्चेंट। सो अभी मर्चेंट कितने कस्टमर्स को सर्व कर रहा है? सो राइट नाउ हम लोग 5 पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं जो मर्चेंट के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। जिसमें नाहीद है, हाई-फाई है, ब्रॉडवे पिज़्ज़ा है, डोमिनोज है, सेहत कहानी है, सो ये है। और अभी तक जो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यू साइन हुआ है वो तकरीबन $1.5 लाख का हुआ है। वी जस्ट स्टार्टेड ग्राउंड जीरो 8 months बैक एंड अभी तकरीबन 5 और ब्रांड्स हैं विच आर वेरी रेप्यूटेड ब्रांड्स इन पाकिस्तान जो पाइपलाइन में, जिनको हम लोग ऑन बोर्ड कर रहे हैं। और इन सारे ब्रांड्स के साथ हम लोग एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करते हैं, इनकी ऐप और वेबसाइट से इंटीग्रेट करते हैं, दूसरे बिजनेस कंपोनेंट से इंटीग्रेट करके कस्टमर्स के लिए बहुत रेलेवेंट और पर्सनलाइज एंगेजमेंट करते हैं, जिससे हम लोग ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं। एंड वी ऑल्सो वर्क विद देम इन डिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग देयर ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी to grow their business overall. So have you seen results for any of these brands? So I think one of the initial brands we started working with, we're seeing a 30% uplift in their overall online orders. Okay. So कुछ insights हैं कि ये वो नहीं कर पा रहे थे, ये insights हमने लाकर उन्हें दी। So देखिए, हम सबसे पहले चीज़ ये है कि एक ऑनलाइन बिजनेस है, राइट? उसमें ऐप वेब पे लोग आ रहे होते हैं। अब चीज़ ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो ऑनलाइन कस्टमर्स आ रहा होता है ना, उसका काफ़ी डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है, उनके ईमेल्स, नंबर्स। अब क्या होता है कि ब्रांड्स के पास आज कोई प्लेटफॉर्म, ये हमारा मर्चेंट जब प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट होता है ना, तो हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑन द गो आ रही होती है, राइट? अब सबसे बड़ा ब्रांड का चैलेंज ये होता है कि इनके पास वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो वो वेबसाइट से डेटा मैन्युअली निकालते हैं, फिर किसी और प्लेटफॉर्म में लगाते हैं, फिर वहाँ से ब्रॉडकास्ट करते हैं। ये बिकॉज एक मैन्युअल एफर्ट है, ब्रांड ये नहीं कर पाते। सो हम लोग अभी ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी। सबसे पहला काम है कि इंटीग्रेशन हो जाए। अब हमारे मर्चेंट प्लेटफॉर्म पे सारा लिक्विड की तरह आ रहा होता है, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास एक्सेस टू डेटा आ गया जिससे हम लोग यूजर से एंगेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रांड्स आज यूजर का बिहेवियर नहीं रिव्यू करते हैं कि यार चीज़ ये है कि मैं महम को ये भेज सकता हूँ कि यार आप हमारे पास वापस आए, या मैं महम को ये भेज सकता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट्स देख रही थी, या इस दिन आपने ये किया स्पेसिफिक। तो अभी हम लोगों ने कुछ ब्रांड्स के लिए बहुत ही रेलेवेंट टारगेटेड कैंपेन यूज किए, तो उसमें जो हम लोग रिटर्न और इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं वो 8 to 10x है। सो फूड इंडस्ट्री के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लोग मंडे को 12 से 3 बजे ऑर्डर करते हैं नॉर्मली, उनको मंडे को ही मैसेज भेजो। सो जब वो टारगेटिंग करके भेजा उनके नाम के साथ, रेलेवेंट प्रोडक्ट के साथ, तो उसका जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आया वो बड़ा हायर आया। सो सबसे जो आसान चीज़ जो मैंने अभी तक फर्स्ट हैंड किया है वो ये है कि अब आपको SMS का डेटा कहीं और से नहीं उठाना, ईमेल का डेटा कहीं और से नहीं उठाना, ये सारा डेटा अब आपके पास लाइव आ रहा होता है एक जगह। उसके बाद आप कंज्यूमर का बिहेवियर भी लाइव जमा कर रहे होते हैं, और फिर हमारा जो मर्चेंट प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आप सारे रूल्स डिफाइन कर देते हैं। क्या जिसने वेब सेशन स्टार्ट किया लेकिन उससे प्रोडक्ट क्लिक नहीं किया, उससे यूँ एंगेज करना है, और सेकंड एंगेजमेंट ये, थर्ड एंगेजमेंट ये, तो पूरी जो उस कंज्यूमर के ऊपर एंगेजमेंट है वो पूरी आप ऑटोमेट कर देते हो। तो सारे आपके ऑनलाइन कस्टमर से कंटिन्यूसली एक ब्रेन है जो एंगेज कर रहे हैं उन्हें कंटिन्यूसली और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं। फीडबैक भी किसी तरह आ रहा होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से आप बता रहे थे आपने पिज्ज़ा ब्रांड के लिए काम किया, तो क्या कोई डोमिनोज के किस तरह का फीडबैक आ रहा होता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी रिलेटेड, तो आप उन्हें बताएं कि ब्रो यहाँ पे गड़बड़ है? सो हमारा एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म जो है ना, जो कोई भी कस्टमर है उससे आपने किसी भी तरीके से एंगेज करना है। आपने उसको ऑर्डर कंफर्मेशन की एंगेजमेंट भेजनी है, उनका एक्सपीरियंस ख़राब हुआ था और उसके ऊपर आपने उनको एंगेजमेंट भेजनी है, उनसे फीडबैक कलेक्ट करने के लिए एंगेजमेंट भेजनी है, वो आप कर सकते हैं।
आपने ऑनलाइन कस्टमर से फीडबैक लेनी है वेब या ऐप पे, उनको फॉर्म दिखाना और फीडबैक लेनी है, वो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। फीडबैक ओपन एंडेड क्वेश्चन की सूरत में होता है? ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, सो वी प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर आपने जो चीज़ रन करके फीडबैक कलेक्ट करनी है, यू कैन डू इट। क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा तो हजारों में फीडबैक आएंगे और बहुत डिफरेंट होंगे, तो फिर वो मैनुअल वर्क चला जाएगा। बिल्कुल, सो आई थिंक at this point in time we provide brands with the capability to collect that feedback, and which is open ended, close ended, it's your choice. Because on the platform you can configure, आप उनको एक ईमेल भेज रहे हैं फीडबैक के लिए, उसमें आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चनर भेज दिया, या वेब पॉपअप दिखा रहे हैं और इन ऐप दिखा रहे हैं, वहाँ पर आप क्लोज एंडेड फीडबैक ले रहे हैं, या आप उनको ओपन एंडेड दिखा रहे हैं। ओपन एंडेड होगा तो भी प्लेटफॉर्म आई थिंक एआई बेस्ड कीवर्ड्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक कि कंज्यूमर जो फीडबैक दे रहा है उसके ऊपर एआई बिल्ड करके हम लोग उसको ब्रांड के लिए इम्पोर्टेंट बना सके इज नॉट आवर फोकस एट दिस पॉइंट इन टाइम। हम लोग जो एआई बिल्ड कर रहे हैं ना, हम लोग जो एआई बिल्ड कर रहे हैं, जो हम लोग करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, वो ये है कि हमारा जो लॉन्गर टर्म विजन है ना, वो ये चीज़ है, account manager किसी, if you worked with a company who had an account manager, so account manager was always up to date with your business, वहाँ क्या चल रहा है, ये account manager, right? और you potentially have given account management services, right? बट जो ऑनलाइन कस्टमर्स होते हैं ना, वहाँ पर अकाउंट मैनेजर मिसिंग होता है। सो हम लोग एक मर्जेंट को ब्रेन क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कंटिन्यूसली कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर रहा है, और बेस्ड अपॉन देयर लेटेस्ट बिहेवियर पैटर्न ऑर्डर, वो हर कंज्यूमर से पर्सनलाइज लेवल पे, माइक्रो सेगमेंट के लेवल पे इंटरैक्ट कर सकता है, राइट? ओके, एक्सक्लूसिव इनसाइट्स बेसिकली। बिल्कुल। सो द लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि आपको क्या लगता है यंग एंटरप्रेन्योर्स या जनरली एंटरप्रेन्योर्स क्या ब्लंडर्स कर रहे हैं? ओके, आई थिंक एक चीज़ जो है काफ़ी, आई थिंक जो 2021-22 में, ये 2020 से लेकर 22 तक जो एक वेव आई थी जिसमें पाकिस्तान में $200-300 मिलियन आया था, बहुत लोगों ने कैपिटल रेज किया था। आई थिंक I see a lot of stupidity in people who raised capital at that time. For them, they became overnight celebrities. For them, the only metric of success is the amount of capital they've raised. I think public के अंदर भी respect जो reciprocate करते हैं लोग, वो उसी पे करते हैं कि किसी ने capital कितना raise कर लिया। I think वो बहुत बड़ी लोगों के लिए achievement है। Most of those companies have died out. I think those are not entrepreneurs. Those are maybe, I don't know, you can call them whatever. I think पाकिस्तान में ज़्यादातर मैं उन लोगों से मिलता हूँ जो एक होते हैं बिजनेस में आपका एक कस्टमर होता है, आपके सप्लायर्स होते हैं, आपकी टीम होते हैं, उस इकोसिस्टम को हासिल करके ज़बरदस्त तरीके से चलाना is a true entrepreneur, right? Which is able to generate value of whatever work they're doing and create, आपने मुझसे बोला यार मार्जिन है, वैल्यू क्या जनरेट हो रही है, you know, to get to that point and start making money from your partners takes a lot of discipline, determination, grit, right? उस तरह के मुझे एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड और कम मिले। दूसरे किस्म के लोग की कैपिटल रेज कर दिया, उसको चला दिया, फलाना कर दिया, स्पिन कर दिया, प्रायोरिटीज, माइंडसेट ही पुअर है। सो आई थिंक कि आई थिंक प्योर एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत ज़्यादा फीडबैक ये है कि उसके ऊपर ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी लॉन्ग सेशन व्हिच वी कैन हैव, बट जनरली आई हैव सीन दीस टू सॉर्ट ऑफ, most of the people I see are from this category. Attitude, business, कचरा business build किया हुआ, पैसे रेस किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा glamorous, all that is bullshit. So, but जो other genuine entrepreneurs हैं, I think they go through a very tough journey in their life, and I think there are a lot of things which they can adapt to sort of do well, hopefully in a great way. Yeah. I think I have to do round 2 for that. Yeah. With you, because I think there's a lot of knowledge that you have. मैंने कोशिश की कि मैं बाकी पॉडकास्ट से जो आपके हुए उससे डिफरेंट निकाल सकूँ। I tried my best कि लोग सीख सकें उससे। I hope कि लोगों ने सीखा होगा। Thank you so much for being with us, and thank you so much for giving me time this time. Yeah. Thank you so much. Thank you very much.